Rahim, this is chapter number 4, sampling of continuous time signals of TSP. So इस chapter के हम skim down करेंगे. 4.1 is basically periodic sampling, and how that periodic sampling basically happens is, for example, if I have a continuous wave, xc is denoting continuous and x of n is with these brackets is denoting discrete. For example, if I have a continuous wave like this, what I can do to make it डिस्क्रीट, बिकॉज हमने यहाँ पर कंटिन्यूस वेव की डिस्क्रिटाइजेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम एट n टाइम्स t पे सैम्पल्स ले लेंगे एंड n विल बी आर रेशो बेसिकली. तो हम डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम के ऊपर एक सैम्पल ले लेंगे इसका, ठीक है, एंड वो हम कहेंगे कि हमने सेम रखा हुआ है, मतलब वो हमने ये जो इनकी विड्थ है हमने सेम रखी हुई है. तो अगर लेट से मेरे पास ये एक पूरा 0 से 10 तक का पाथ है और मैं कहता हूँ मैंने इस 10 में 10 सैम्पल्स लेने हैं, सो n इज़ माई 10, ठीक है. तो इसके अंदर मैं फिर मज़ीद 10 सैम्पल्स ले लूँगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये नंबर ऑफ़ लाइंस मेरी 10 हो जाएंगी, ठीक है. दिस इज़ बेसिकली सैम्पलिंग. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. और अगर हम इसको अपना कह रहे हैं कि लाइक हम किस इंस्टेंट के ऊपर if t is the sampling period, then its reciprocal fs is the sampling frequency. simple as that, ठीक है. अच्छा, ये ब्लॉक डायग्राम समझना साथ साथ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर होता क्या है. कंटिन्यूस एक सिस्टम, कंटिन्यूस एक सिग्नल हम देते हैं इस सी डी ब्लॉक के इनपुट पे, और हमारे पास वापस क्या निकलता है, एक डिस्क्रीट ब्लॉक निकलता है, ठीक है. अब आहिस्ता आहिस्ता ये ब्लॉक ऐड ऑन होते रहेंगे, ठीक है. अब ये यहाँ पर एक्चुअल में इन प्रैक्टिकल सेटिंग ये ऑपरेशन कहाँ पर यूज़ होता है, ये होता है द ऑपरेशन ऑफ सैम्पलिंग इज इम्प्लीमेंटेड बाय एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है. और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट कन्वर्टर को यूज़ करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, ठीक है. इफ़ आई मूव ऑन अगेन, वही वाली बात है कि लेट से हमारे पास एक ये वेव है और हमने इसको इसको सैम्पल करना है, तो हम डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम्स के ऊपर इसकी वैल्यू ले लेंगे. सो दिस विल सिंपली बी आवर सैम्पलिंग. सो व्हाट डज बेसिकली दिस मीन्स कि हम डिफरेंट इंस्टेंस के ऊपर वैल्यू ले रहे हैं. इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैं इस पूरी वेव को x को किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये जो मैं सैम्पल्ड चीज़ कह रहा हूँ वो है. बेसिकली अगर हम सिर्फ एक सिंपल 1 मैग्नीट्यूड की इम्पल्स ट्रेन ले लें, ठीक है. इम्पल्स ट्रेन से मेरी क्या मुराद है, व्हाट इज़ एन इम्पल्स, इम्पल्स इज़ दिस, ठीक है. ओ सॉरी, सो दिस इज़ अ सिंपल इम्पल्स, ठीक है. अब ये n इज़ इक्वल्स टू t इज़ इक्वल्स टू 0 के ऊपर मेरी इम्पल्स है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक्सक्यूज दिस डेल्टा एट टी मेरी इम्पल्स है. अगर यही इम्पल्स मुझे थोड़ी सी इधर शिफ्टेड चाहिए तो मैं क्या कहूँगा, टी माइनस टी नॉट के ऊपर मेरी इम्पल्स है. यही इम्पल्स अगर मुझे इधर चाहिए मैं कहूँगा टी प्लस टी नॉट के ऊपर मेरी इम्पल्स है. और यही अगर मुझे थ्रू आउट इम्पल्सेस चाहिए ही चाहिए एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर मैं क्या कहूँगा कि इसको मैं समीशन कर देता हूँ टी नॉट इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है. एंड डेल्टा, या डेल्टा ही नहीं बनाना आ रहा, हाँ, डेल्टा इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट, ठीक है. तो अब इसके ऊपर आप 0 की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी, 1 डालोगे तो ये आ जाएगी, -1 डालोगे ये आ जाएगी, एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास एक इम्पल्स ट्रेन बन गई है. जब इस इम्पल्स ट्रेन को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस सिग्नल के साथ, तो ये उस सिग्नल की जो वैल्यू है एट दिस इंस्टेंट, क्योंकि इम्पल्स तो 1 होती है, राइट. तो इस सिग्नल की जो वैल्यू है एट दिस इंस्टेंट, 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 ये वो वैल्यूज़ ले लेगा और इस तरह की बेसिकली हमें ये डिस्क्रिटाइजेशन कर देगा, ठीक है. यही बात उसने ये की है कि अगर हम एस ऑफ टी एक फंक्शन कंसिडर करें जो सिर्फ एक इम्पल्स ट्रेन है, ठीक है, टी माइनस एन टी. अब ये टी नॉट की जगह इसने एन टी कर दिया, बिकॉज एन टी हमारा बेसिकली बता रहा है कि हमने सैम्पल्स एक तो किस टाइम पर लिए है. फॉर एग्जांपल अगर ये है ना मेरे पास, सो टी इज़ माई दिस विड्थ कि मैंने अगला सैम्पल कब ले रहा हूँ, ठीक है. एंड देन एन नंबर ऑफ सैम्पल्स कितने हैं मेरे, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला सैंपल है, n की वैल्यू 1 होगी ये वाला सैंपल है, n की वैल्यू 2 होगी ये वाला सैंपल है, ठीक है, एंड सो ऑन. तो अब अगर मैंने एक्स एस ऑफ टी निकालना है, यानी एक्स सैम्पल्ड निकालना है, ठीक है, तो मतलब मैंने अगर ये वाली चीज़ निकालनी है, दिस होल थिंग, ठीक है, तो ये मैं कैसे निकालूंगा, मैं सिंपली एक्स सी ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर दूँगा एस ऑफ टी से, ठीक है. अगर मैंने सी ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया एस ऑफ टी से, सिंपली ये आ गया इम्पल्स ट्रेन. और हमें ये एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है जो पता होती है हमें, हम इसको मैनुअली मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं. उसमें ये होता है कि
जो आपके पास नेक्स्ट पहले कोएफिशिएंट आ रहा होता है वो सिंपली जो उसका टाइम आ जाता है, वो जो इम्पल्स का टाइम है वो आ जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इम्पल्स का वन ही है ना, तो एक्स सी टाइम्स मल्टीप्लाई बाय वन इज़ बेसिकली एक्स सी ही, ठीक है। तो जो इसका अंदर वाली चीज़ है वो इधर आ जाएगी बेसिकली, एंड दिस इज़ कॉल्ड योर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि एक्स सी ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ एक्स सी एन टी से, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बोला है कि अगर हम एक एक ही वो डिस्क्रीट में ले रहे हैं, मतलब एक्स अगर हमें एक्स एन चाहिए तो हम एक्स सी एन टी लिख रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली हमने यहाँ पर उसको एक्स सी एन टी लिख दिया, इसको टी माइनस एन टी लिख दिया, एंड हमें इससे इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि थ्रू द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दिस इसको हमने इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन चीज़ देखूं, तो यही जो मेरे पास ये चीज़ है टी माइनस इम्पल्स टी माइनस एन टी, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूं तो ये मेरे पास क्या बनती है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में मेरे पास 2 पाई/t बनती है, और ये सिंपली इसका इन्वर्स लैप्लास इसका वो लिया गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया गया है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का हमें पता है कि वो 2 पाई/t उसके साथ आ जाता है, एंड जो अंदर कोएफिशिएंट्स हैं, सॉरी ये हैं स्केलिंग फैक्टर्स हैं, ये हमारे पास ओमेगा आ गए हैं। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल चैप्टर इज वेयर यू आर सेइंग ओमेगा, ठीक है, दिस मीन्स कि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो और आप कंटिन्यूस टाइम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, एंड वेयर यू से दिस ओमेगा, दिस मीन्स कि आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली जहाँ पर आप टी कह रहे हो वहाँ पर इसका मतलब है आप कंटिन्यूस टाइम की बात कर रहे हो, और जहाँ पर आप एन कह रहे हो वहाँ पर आपका मतलब है कि आप डिस्क्रीट टाइम कह लो या उसे कुछ भी कह लो, आप डिस्क्रीट की बात कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ये कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, इसका ये है, ठीक है। तो अब हमने कंटिन्यूस एस ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया ओमेगा की फॉर्म में, तो हमारे पास ये आता है ओमेगा। नाउ दिस इज सिंपली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट, और अगर हम लेंगे तो हमारे पास सीधा एविडेंटली आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें पता है कि अगर कोई चीज़ उसमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इधर आके डिवाइड हो जाती है फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और इस तरह, ठीक है। सो नो नीड टू गेट इनटू द वेरी बेसिक्स ऑफ इट, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रही होंगी, कॉन्वोल्यूट हो रही होंगी, ठीक है। तो जो एक्स सी एन टी है, अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँ वो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स सी टाइम्स जे ओमेगा, ठीक है, राइट। जो अब जो भी उसकी वैल्यू है, जो भी एक्स सी एन टी की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल वो कॉस वेव है, साइन वेव है, उसके हिसाब से एक्स सी जे ओमेगा बन जाएगा, यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, एक्स सी जे ओमेगा बन जाएगा टाइम्स एस जे ओमेगा बन जाएगा। और ये जो 1/2 पाई है, ये अगेन कॉन्वोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी है ना इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये मतलब जब आप टाइम को रिलेट करते हो ना, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम को रिलेट करते हो कॉन्वोल्यूशन, ये अगेन वो फार्मूला हमारे पास होता है कि 1/2 पाई उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। तो अब अगर हम अगेन ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम अगर इसको वो देखेंगे कॉन्वोल्यूट, अभी अभी जिस तरह मैंने बात की थी कि ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो चीज़ें कॉन्वोल्यूट हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर मुझे पता है एस जे ओमेगा मेरे पास ये वाली टर्म है, ठीक है, ये 2 पाई/t तो बाहर आ गया ना, और ये वाला 2 पाई इस 2 पाई से कट गया, पीछे से 1/t रह गया। तो जब एक्स सी जे ओमेगा मल्टीप्लाई होगा दिस थिंग के साथ इम्पल्स वाली, तो जो इसके अंदर की चीज़ें होंगी वो बेसिकली इसके अंदर आ जाएंगी, या इसके अंदर की जो पैरामीटर्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, एंड दिस इज़ नोन एज द होल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपकी, कि जब कॉन्वोल्यूट आप कर रहे होते हो तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है, टाइम में नहीं आती, ठीक है। टाइम में आप उसको इसी तरह रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन कॉन्वोल्यूशन इट टेक्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ दैट, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज़ टू बी इंपॉर्टेंट। अभी हमने कंटिन्यूस के लिए इक्वेशंस डिराइव कर ली हैं। मूविंग ऑन, दिस इज़ जस्ट सेइंग कि आपका एक जो नाइक्विस्ट थ्योरम है वो क्या कहता है, आपका नाइक्विस्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर, ठीक है, अगर ये मेरे पास एक कंटिन्यूस टाइम की फोरियर ट्रांसफॉर्म है कंटिन्यूस वेव की, ठीक है, और ये मेरे पास इम्पल्स ट्रेन है। अब मैंने अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर सैम्पल्स लिए, ठीक है। अब ये जो मेरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दिस सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ट्वाइस देन माई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओरिजिनल वेव। अब ये ट्वाइस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर ये सेंटर्ड हो गया जो अगला सैंपल बनेगा। लेट से
ये जो ओमेगा एस है बिल्कुल अगर ये क्रिटिकली यहाँ पर आता है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस अगेन, ठीक है, ये बिल्कुल लेट से यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, ओमेगा एन, और ये सेंटर अगर ये बनता है तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, अगेन क्योंकि ये भी वही वेव है तो ओमेगा एन ही आएगा। तो जो ओमेगा एस है, ये ओमेगा एस है ना सेंटर उसका, ओमेगा एस शुड बी ग्रेटर और इक्वल्स टू ओमेगा एन, अदरवाइज ये वेव्स दोनों ऊपर चढ़ जाएंगी। मतलब अगर आपने ओमेगा एस छोटा बनाया है 2 टाइम्स ओमेगा एन से, तो ये यूं यूं बन जाएगा और ये बेसिकली आपकी एलिसिंग आ जाएगी। ये और एलिसिंग क्या होती है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, बट ये हमारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने एक और मैथमेटिकल तरीका पढ़ने का ये बोला है कि ये जो इन दोनों का डिफरेंस है आपस में, इस जगह को हम कह रहे हैं ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन, ठीक है, और ये ग्रेटर होना चाहिए, ओमेगा एस माइनस ओमेगा एन ग्रेटर होना चाहिए उस ओमेगा एन से, मतलब ये नेगेटिव में ना हो, ये बड़ा ही हो, ये मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो बेसिकली इससे बड़ा हो, तो दिस इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एन, ठीक है। अब ये ओमेगा एन जब इधर जाएगा तो ये 2 ओमेगा एन हो जाएगा, अगेन वही फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास और कोई बात नहीं की गई सिवाय इसके कि अगर हमने एक्स आर को रिकन्स्ट्रक्ट करना है, ठीक है, एक्स मतलब जो हमने एक जो सिग्नल है उसको हमने कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में किया, अब डिस्क्रीट से अगर हमने वापस उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो हम एक एच आर एक फ़िल्टर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई कराएंगे उसे, ठीक है, एक्सेस जे ओमेगा बना, एक्सेस जे ओमेगा जो कि हमने भी सैम्पलिंग वाला निकाला है ना, उससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा। अगर मैं इसको सम अप करूँ, हमारे पास ये एक सिग्नल था टाइम में, हमने उसे सी कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट कन्वर्टर लगाकर किस में कन्वर्ट किया, एक्स ऑफ एन में, ठीक है, एक्स ऑफ एन में कन्वर्ट किया। अब एक्स ऑफ एन से अगर मैंने वापस उसको कन्वर्ट करना है या सैम्पल्ड अगर है तो वो एक्स सी एन टी में मैंने कन्वर्ट किया है, और अगर उसको मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना जो तो मैंने एस सी जे ओमेगा में कन्वर्ट किया, सॉरी मैंने एन टी में इसमें नहीं कन्वर्ट किया, मैंने एक्स सी जे ओमेगा में उसको कन्वर्ट किया। अब जब एक्स सी जे ओमेगा से मैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ तो मैं उसको एक फ़िल्टर के साथ वो करवाऊँगा और मेरे पास वो सिग्नल रिकवर हो जाएगा, जिसकी एग्जांपल हमें यहाँ पर मिलती है कि अगर मैं इसको इस एक लो पास फ़िल्टर के साथ यहाँ पर कर दूँ तो मेरे पास ये वही वाला ओरिजिनल सिग्नल आराम से बन जाएगा। अब उसने यहाँ पर एक एग्जांपल ली है कि लेट सपोज एक्स सी टी इज़ इक्वल टू कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब अगर कॉस ओमेगा नॉट टी के इक्वल है, दिस इज़ रेफरिंग टू 4.5 बी, ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस फिगर्स 4.3 पहले। अब उसने हमें यहाँ पर एक टाइम दिया, उसने यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूस सिग्नल दिया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इम्पल्स ट्रेन के साथ, तो हमारे पास जो यहाँ पर बन रहा है ना वो एक सैम्पल्ड टाइम आ रहा है, ठीक है, सॉरी सैम्पल्ड सिग्नल आ रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हमने एच आर जे ओमेगा के ब्लॉक से गुजारा और हमारे पास रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल आ गया। इस पॉइंट तक का अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँ तो एक्स एस ऑफ टी है ना, वो क्या बनेगा, एक्स एस ऑफ जे ओमेगा, राइट, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, और एक्स एस जे ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एच आर जे ओमेगा क्या बनता है हमारे पास, एक्स आर ऑफ जे ओमेगा, ठीक है, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और उसकी उसने ये एग्जांपल आपको दे दी है कि एक्स सी ये है हमारे पास लेट से, और हमने इसको जब सैम्पलिंग कर दी तो सैम्पलिंग बेसिकली क्या करते हैं, हम डिफरेंट मज़ीद वैल्यूज़ पे उसकी वैल्यूज़ ले लेते हैं, मतलब उसको सैम्पल कर देते हैं। हमने नाइक्विस्ट को ऑब्ज़र्व किया, इसको फिर हमने एक फ़िल्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये स्केलिंग फ़िल्टर जो है ना, ये जो एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब आप इसको सैम्पल करते हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जिस तरह हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, जब आपने उसको सैम्पल किया ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1/t हो जाएगा, व्हाट्सो एवर योर टी इज़, एंड टी वॉज बेसिकली व्हाट योर सैम्पलिंग टाइम, तो उसका मैग्नीट्यूड 1/t हो जाएगा, जबकि इस वाली बात में ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने उसका मैग्नीट्यूड 1/t अब कर दिया है, ठीक है, पहले 1 था अगर तो 1/t हो गया, पहले अगर 2 था तो अब 2/t हो जाएगा, पहले पाई था तो पाई/t हो जाएगा, बेसिकली वो जो चीज़ है वो डिवाइडेड बाय t हो रही है, ठीक है, तो 1/t कर दिया हमने उसका मैग्नीट्यूड। तो अब अगर हमने ये ओरिजिनल सिग्नल रीजनरेट करना है, ठीक है, 1 बनाना है, तो मेरा जो फ़िल्टर होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, t, बिकॉज t/t शुड बी 1, ठीक है, और उसकी लो पास अगर वो फ्रीक्वेंसीज यहाँ से यहाँ तक पास कर रहा है तो हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा दोबारा विद नो एलियासिंग, ठीक है। एंड लेट से अगर हमने ये सिग्नल, अभी हम एलियासिंग आगे पढ़ेंगे, बट अगर हम ये वाली एग्जांपल कंसिडर करें जहाँ पर एक्स ही हमारे पास कॉस ओमेगा नॉट टी है, ठीक है,
और तो हम अगर इस वाली इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास जब कॉस ओमेगा कॉस के जो कॉस ओमेगा नॉट टी था ना, तो अब ओमेगा सी टी सॉरी, तो अब इसको अगर हम देखें तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है, ये वैसे वेव तो हमारे पास यूँ बनती है टाइम में, लेकिन इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक्सिस के इधर दो ये होते हैं बेसिकली, दिस इज़ योर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हमने सिंपली उस कंटिन्यूस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया। अब जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें पता है उसकी वैल्यू पाई टू पाई होती है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग लाइक वो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में ही होती है, ठीक है। तो अब अगर हमने इसको सैम्पलिंग की तो सैम्पलिंग में मैंने क्या कहा था, सैम्पलिंग में इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टी हो जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय टी हो गया। और सैम्पलिंग में हमने क्या कर लिया, उधर उसने हमें सैम्पलिंग की कंडीशन बताई हुई है कि जो ओमेगा नॉट है ना, दैट इज़ स्मॉलर देन ओमेगा एस बाय 2। अब अगर इसको मैं वैसे रीअरेंज करूँ तो ओमेगा एस इज़ ग्रेटर देन 2 ओमेगा नॉट, ठीक है, विच इज़ माई नाइक्विस्ट थ्योरम। तो इसलिए मुझे ये वाली फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओमेगा एस मैंने बनाया है, ओमेगा एस मैंने बनाया इस पॉइंट के ऊपर, और ओमेगा एस के लेफ़्ट राइट मैंने इसकी वेव्स बना दी, लाइक एक ये पॉइंट बन गया और एक ये पॉइंट बन गया मेरे पास, ठीक है। तो अब जो मेरी वेव थी वो रिकवर हो गई है, सॉरी, अब जो मेरी वेव है वो सैंपल हो गई है, ठीक है। और अगर मैंने रिकवर करनी है हम अपनी इनिशियल वेव, तो मैं सिंपली उसके एक फ़िल्टर लगा दूंगा विद मैग्नीट्यूड टी, और मैं लो पास से वो चीज़ रिकवर कर लूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर इज़ कि ये जो ओमेगा नॉट है यहाँ पर बेसिकली नाइक्विस्ट, सॉरी ओमेगा एस है, वो नाइक्विस्ट को फॉलो कर रहा है। अब अगर हमें नो एलियासिंग चाहिए, ठीक है, और अगर हमें एलियासिंग चाहिए, ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। अब लेट सपोज़ ये चीज़ सपोज़ करें कि अब अगर हम उल्टी कंडीशन सपोज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या कहा था कि ओमेगा नॉट इज़ इक्वल्स टू स्मॉलर देन ओमेगा एस बाय 2। अब अगर हम उल्टा सपोज करते हैं, हम इसको ये बना देते हैं कि ओमेगा नॉट इज़ ग्रेटर देन ओमेगा एस बाय 2, तो ओमेगा एस वुड बी स्मॉलर देन 2 ओमेगा नॉट। इसका मतलब है हमारा नाइक्विस्ट वायलेट हो रहा है। तो अब क्या होगा कि यही हमारा ओमेगा एस के ऊपर होगा, लेकिन इसका एक सिग्नल हमारा, सॉरी हाँ, वो हमारे पास ये वाला केस बन जाएगा कि इसका एक सिग्नल हमारे पास इधर बन रहा होगा, एक सिग्नल हमारे पास इधर बन रहा होगा। एक मिनट, सॉरी, अच्छा हाँ, यहाँ पे डायग्राम सही नहीं बनी हुई। बेसिकली जो इसने पॉइंट गेट किया हुआ है ना कि ये जो डॉटेड है ये एक का है, ठीक है, और इसका इसके लिए ये डॉटेड इस एक का है, ठीक है। तो अब अगर हम इस हिसाब से जाएं तो इस, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इसके हिसाब से जो बन रहे हैं ना ये एक है, ठीक है, एंड देन दीज डॉटेड आर वंस, ठीक है। तो अब अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो अब जो फ़िल्टर में चीज़ आ रही है ना, वो एक इसका लाइन आ रही है, मतलब एक सेकंड वाले सैंपल की लाइन आ रही है जो हमने यहाँ पर किया था, और एक जो ओरिजिन वाला सैंपल है उसकी लाइन आ रही है, ठीक है। और इसकी सिंपली रीज़न हम आगे वाली वेव्स में ज़्यादा क्लियरली भी देख सकेंगे कि सिंपली जब आपने ओमेगा एस, वही वाली बात है कि अगर आपका ये सिग्नल था और आपने ओमेगा एस बहुत छोटा रखा है, तो अब आपका जो दूसरा सिग्नल इसका बन रहा है वो ये इसके ऊपर आ गया ना। तो इस वेव, अगर लेट्स हम ये तो हमने टाइम में बात की है ना, अगर इस इन दो स्टैंड्स के बजाय अगर मैं ये वाली वेव लूँ कि इसकी वजह से एक इधर बन रहा है और जो दूसरा वाला है, ठीक है, इसकी वजह से एक इधर बन रहा है, एक इधर सॉरी, इसकी वजह से एक इधर बना, एक इधर बना, और जो दूसरा वाला है उसकी वजह से एक इधर बना और दूसरा इधर बना, ठीक है। तो अब अगर फ़िल्टर मैंने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का लगाया हुआ है, ठीक है, और इसकी वजह से इस वाले सैंपल की वजह से एक इधर बना और एक इधर बनेगा, ठीक है। तो अब ये हमारा ओरिजिन वाले उसकी वजह से बन रहा है, और ये जो बन रहे हैं ना हमारे, ये बाहर वालों की वजह से बन रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ओमेगा इसको छोटा रखा है। तो अब अगर मैं इस वाली जगह को सारा फ़िल्टर करता हूँ, तो अब इस वाले पार्ट में ओरिजिन वाले मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मेरे पास एक डंडी इसकी आ रही है और एक डंडी इस सैंपल की आ रही है। सो दिस इज़ माई एलियसिंग, ठीक है। तो दिस इधर सिर्फ सिंपली वो बात की गई है, नो एलियसिंग और एलियसिंग में बताया गया है, ठीक है। तो नाइक्विस्ट थ्योरम पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया कि नाइक्विस्ट थ्योरम क्या है, ठीक है। एंड वी हैव कंसिडर्ड द ओनली द इम्पल्स ट्रेन मॉड्यूलेटर, ठीक है। आर इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्सप्रेस एक्स ई जे ओमेगा। अब एक्स ई जे ओमेगा क्या है, या फिर एक्स ये वाला जे ओमेगा क्या है,
मैंने अभी बताया था कि ये जो ओमेगा है ना, ये वाला, ये कंटिन्यूस के लिए, ये जो ओमेगा है ये है डिस्क्रीट के लिए। तो अब अगर मैंने एक्स ऑफ टी का लेना है तो वो मेरे पास एक्स जे ओमेगा आएगा, और अगर मैंने एक्स ऑफ एन का लेना है तो वो मेरे पास एक्स ई की पावर जे ओमेगा आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने थोड़ा सा क्लियर रखना है ताकि हमें आगे क्लियर हो। अब इसने मज़ीद उसको थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया है इसका कंटिन्यूस का, वाली सिग्नल का। क्या है, एक्सेस जो ओमेगा है, ठीक है, एक्स ई एन टी है, और इम्पल्स जो ट्रेन होती है, इम्पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म यही होता है ना, ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी एन। वैसे हमें पता है कि इम्पल्स उसमें सिंपली इससे डोनेट होती है, तो वो ट्रैवल अगर कर जाए तो वो टाइम शिफ्ट होता है ना सिंपली, तो ये 1 टाइम्स शिफ्ट हो जाता है टाइम ई की पावर। और अगर जब आप फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो तो आप उसको एक्सपोनेंट माइनस जे ओमेगा जो भी टी होता है उससे डोनेट करते हो, और एन आ रहा है कि कितने नंबर ऑफ शिफ्ट हैं, 1 वाला शिफ्ट है, 2 वाला शिफ्ट है, 3 वाला शिफ्ट है। ठीक है, ये हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म से नॉलेज है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ गया। ठीक है, और एक्स एन जो हम कह रहे हैं वो बेसिकली एक्स सी एन टी के बराबर है, तो ये जो एक्स सी एन टी है उसको मैंने एक्स ऑफ एन से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स ऑफ एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन आ गया। अब ओमेगा एन कहाँ से आया? अच्छा, वैसे हमें पता है कि ये जो है ना, ये हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला खुद ही से बन गया है इस इक्वेशन को इधर लाने में। और ये इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कैसे बनी, वो ये है कि जो ओमेगा है ना उसको हमने इक्वल कर लिया है इस ओमेगा टी के। ठीक है, और अगर आप इसकी सेंस बनाना चाहो तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये डिस्क्रीट है ना ये वाला ओमेगा, तो आपने क्या किया है, इसको कंटिन्यूस वाले के टाइम से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रीट बना है। ठीक है, अभी वैसे हम सैम्पल्स के लिए भी तो यही कर रहे हैं ना, हम एन टी कर रहे हैं, राइट। तो दिस इज़ जस्ट बेसिकली दैट। तो हमने मज़ीद देख लिया कि एक्स एस जे ओमेगा इज़ इक्वल्स टू एक्स ई ऑफ जे ओमेगा एट ओमेगा इज़ इक्वल्स टू सिग्मा, सॉरी, ओमेगा इज़ इक्वल्स टू कैपिटल ओमेगा टी। यानी अगर आप कैपिटल ओमेगा टी को इक्वल कर दो ओमेगा के, तो फिर वो वाले फार्मूलेज आप इसके लिए भी यूज़ कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। जहाँ पर आपने एक्स ई की पावर जे ओमेगा लिखना है, वहाँ पर आप ओमेगा की जगह सिग्मा टी लिख सकते, सॉरी, ओमेगा कैपिटल ओमेगा टी लिख सकते हो। अब इसने ये वो जो इनिशियल वाला फार्मूला लिखा था ना, ये वाला इसके लिए लिखा हुआ था, एक्स की पावर जे कैपिटल ओमेगा के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, ये वाला फार्मूला जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं। अब इधर इधर ओमेगा की जगह अगर मैं सिर्फ इसकी जगह अगर मैं सिर्फ ओमेगा बाय टी पुट करता जाऊँ, क्योंकि स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा टी ना, तो कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, यहाँ पर भी ओमेगा बाय टी पुट कर दूँ, यहाँ पर भी ओमेगा बाय टी पुट कर दूँ, और ये ओमेगा एस है ना, तो ओमेगा एस तो मुझे पता है क्या है, वो 2 पाई बाय टी है। ठीक है, और 2 पाई बाय टी है, तो मैंने सिंपली वो पुट कर दिए। ओमेगा एस इज़ व्हाट योर बेसिकली सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसने 2 पाई के एज इट इज़ था वो आ गया, और इस वाले ये इस ओमेगा की जगह हमने वो पुट किया, ओमेगा एस की जगह नहीं पुट किया, कंफ्यूज ना होना, ओमेगा एस तो कांस्टेंट है ना कोई भी हमारे पास, और हमने यहाँ पर भी ओमेगा पुट कर दिया, तो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एक्स ई जो ओमेगा ये वाला फार्मूला बन गया। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब यहाँ पर भी 1/t ही हमारी एफ एस है। अब अगर हम एक बात देखें ना, तो वो ये है कि ये जो एक्स ई स्मॉल ओमेगा के फॉर्म में हमने चीज़ निकाली है ना, वो एक सिर्फ एक नॉर्मलाइज्ड वो है और कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइज से मेरी क्या मुराद है? नॉर्मलाइज से ये मुराद है कि अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में पहले अगर मेरी चीज़ सिग्मा थी ना, अब वो है तो ये वाला कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है, लेकिन वो डिवाइडेड बाय टी हो गया है। लेट से अगर मैंने फ्रीक्वेंसी पे मेरा कंपोनेंट आ रहा था, ये मेरा ये पाई बाय टी पे आ रहा था ना, और ये भी पाई बाय टी पे आ रहा था, लेट से, ठीक है, 2 पॉइंट्स। अब ये मेरे ओमेगा के केस, कैपिटल ओमेगा के केस में आ रहे थे, तो अब स्मॉल ओमेगा के केस में क्या हो जाएगा, हमने इसको डिवाइडेड बाय टी कर दिया सिंपल। तो हम हाँ, तो हमने बेसिकली उसको सिर्फ नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब वो टी कट जाएगा और वो हमारे पास पाई की फॉर्म में आ जाएगा। ये शायद पाई बाय टी नहीं था, ये हाँ सॉरी, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टी होता है, और
वो होता था वो मल्टीप्लाई हो रहा होता था, तो वो बेसिकली पाई टी बन जाता था। तो पाई टी डिवाइड बाय टी हमारे पास वन आएगा, पाई आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसकी हम मज़ीद एग्जांपल अभी नीचे देखेंगे। ठीक है, शायद इधर इसने दी भी है, नहीं दी इधर। अच्छा, ये एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। इफ़ वी सैम्पल द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स सी। अच्छा, अब एक्स सी का जो ओमेगा नॉट है वो क्या है, 4000 पाई, 4000 पाई। ठीक है, और सैम्पलिंग पीरियड इसने हमें दिया 1/6000। तो अगर मैं 1/6000 से वो निकालना चाहूँ, अपना ओमेगा एस निकालना चाहूँ, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो ओमेगा एस मेरी क्या है, 2 पाई ओवर टी, और टी मेरे पास क्या है, 1/6000। तो 1/6000। ठीक है, तो ये हमारे पास 12,000 आ गया। ठीक है, नाउ इज़ ओमेगा एस ग्रेटर देन 2 टाइम्स ओमेगा नॉट? येस इट इज़। ठीक है, ये 4000 को 2 टाइम्स का दो के 8000 है, ये फिर भी 12,000 है। तो अब हमारे पास पहली बात है वो नाइक्विस्ट वाली चीज़ वायलेट नहीं होगी, और हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी एलियसिंग। और और मेरे पास जो सिग्नल है वो एक्स सी ऑफ टी है, इसको मैं वो ले लूँगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूँगा। तो ये कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है पाई टाइम्स इम्पल्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, दिस प्लस पाई टाइम्स इम्पल्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। ठीक है, यही हमने पढ़ा है अभी तक कि एक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे बन जाती है, एक ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट पे बन जाती है। ठीक है, अब अगर हमने इसकी सिंपली ये हमने बनाया एक -4000 पाई पे और 4000 पाई पे। ठीक है, अब जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 12,000 है ना। तो अब 12,000 से इधर 4000 और इधर 4000 हमारे पास दूसरा सैंपल बन जाएगा। तो हमने सिंपली ये कर दिया, एंड यस इधर वो चीज़ गिवन है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ गई है ओमेगा की डोमेन में, बट ओमेगा इज़ व्हाट इज़ इक्वल्स टू, ओमेगा इज़ इक्वल्स टू कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू स्मॉल ओमेगा बाई टी, राइट। तो अब ये अगर 4000 पाए है, तो 4000 को मैं डिवाइडेड बाय टी क्या है मेरे पास 6000। ठीक है, तो 4000 डिवाइडेड बाय 6000 कर दूंगा, तो ये 2/3 पाई बन जाएगा, ये पाई बन जाएगा, ये 4 पाई/3 बन जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली जस्ट नॉर्मलाइज्ड वो। अब यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं और यहाँ पर कितनी नॉर्मल वैल्यूज़ आ रही हैं, पाई के मल्टीपल में, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर बात की थी ना कि इन दोनों में काइंड ऑफ जो फ़र्क आ रहा है वो सिर्फ ये आ रहा है कि कैपिटल ओमेगा एक कंटिन्यूस टाइम है, और ये सिर्फ टाइम के फैक्टर से नॉर्मलाइज होगी ये चीज़। ठीक है, तो अब सिंपल एज दैट इसके क्वेश्चंस इतने ही आसान हैं। एक्स एस जे ओमेगा हमारे पास है 1/t एक्स सी। ये वही हम जो फार्मूला पहले निकाल चुके हैं। ठीक है, ये सिंपली सैम्पलिंग को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा हुआ है उसने, और जो एक्स सी है उसका जो पैरामीटर बन जाता है वो बेसिकली वही बन जाता है जो इम्पल्स ट्रेन उससे मल्टीप्लाई हो रही होती है। मूविंग ऑन, वो यही कह रहे हैं कि अब ऊपर वाली एग्जांपल में एक्स सी पहले 4000 लिया था ना, अब 16000 ले लो। मतलब मेरा जो ओमेगा नॉट है वो 16000 हो गया। ठीक है, 16000 को अगर मैं 2 दफ़ा करूँ तो वो 32000 बनता है। ठीक है, तो यानी मेरा जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो 32000 से बड़ी होनी चाहिए, बट मेरी जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो उसने 1/6000 ही रखी है, यानी कि 2 पाई 1/6000, यानी कि 12000। तो 12000 इज़ वेरी स्मॉलर देन 32000। ठीक है, यानी कि अब अगर मेरा ये बन रहा है, ये ओरिजिन है, और मेरा पहला बन रहा है इधर 16000 पे और इधर 16000 पे, तो 12000 पे तो मैंने वो बना दिए, अपना दूसरा सैंपल बना दिया। 12000 का मतलब है इधर 16000 पे और इधर 16000 पे दूसरा सैंपल होगा। तो ये तो सैंपल्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और ये हमारे पास थोड़ा सा इशू हो जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो अब वो बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि इसका जो ग्राफ बनेगा ना, इस वाली केस का भी ग्राफ वो आइडेंटिकली बनेगा जैसा ऊपर बना हुआ है। लेकिन वो आइडेंटिकल कैसे बनेगा, वो आइडेंटिकल ऐसे बनेगा कि अब जो ये वाली चीज़ है ना, ये 12000 है ना। ठीक है, 12000 से अगर आप 12000 से अगर आप 16000 इधर चलो। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ 12000 है और ये 4000, तो ये जो बनेगा ना ये बेसिकली इस सैंपल का बनेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली इसका एक इधर जाके बनेगा। और अगर ओरिजिन वाले का देखो तो वो 16000 इधर जाके बनेगा और वो 16000 इधर जाके बनेगा। सिमिलरली अगर जो ये वाला हाँ, जो ये वाला आपका सैंपल है इसका 12, इसका ये बनेगा
एंड हाँ, इसका ये बनेगा और कुछ इधर जाके बनेगा। तो वो पॉइंट्स जो है ना वो मोर और लेस कुछ ना कुछ ऐसे ही आएंगे, वो कहना ये चाह रहा है। लेकिन अब एलियसिंग हुई हुई होगी, इस टाइम तो एलियसिंग नहीं हुई हुई थी ना, क्योंकि इस टाइम तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये पहली सैम्पलिंग का था, ये दूसरी सैम्पलिंग का था, ये इस सैम्पलिंग का था। लेकिन अब ये बेसिकली जो पॉइंट्स हैं ना ये आपस में दूसरे सैम्पल्स के आए हुए हैं, तो अब एलियसिंग ही एलियसिंग है, ठीक है। और अगर हमने सीक्वेंस ऑफ सैम्पल्स इन बोथ केस करना है तो हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि हमने क्या कहा था बेसिकली, स्मॉल एक्स सी एन टी, राइट, ठीक है। तो अब ये उसने सिंपली एन टी की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स सी क्या है हमारे पास, कॉस ओमेगा नॉट टी, तो टी की जगह मैं एन टी डाल देता हूँ, ठीक है। कॉस ओमेगा नॉट मेरे पास 16,000 पाई है, एन मेरे पास ये है और टी मेरे पास 1/6000 है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2πn प्लस 8006, 2πn हमें पता है पीरियोडिक है तो वो 1 ही होगा हमेशा। तो सिंपली अगर मैं 2π/3n की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये 2/n मैंने कैसे निकाला है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 6,000 से डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि कॉस 12,000 प्लस 12,000 छोड़ के तो 4,000 बचेगा, 4,000 डिवाइडेड बाई 6,000, ठीक है। तो 12,000/6000 करोगे तो ये 2π बचेगा तुम्हारे पास, एंड ये करोगे तो 4,000 डिवाइड बाई 6,000, ये 2πn/3 बच जाएगा। सिंपली 2π वाला पीरियोडिक होता है वो हमें पता है कि पीरियोडिक है। तो ये सिर्फ सिंपल है, उसने सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन दे दी है। अब उसने एक और एग्जांपल दी है एलियसिंग की। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है भाई ओमेगा नॉट तुम्हारा 4,000 ही है, ठीक है, लेकिन जो सैम्पलिंग है वो हमने 1/1500 कर दी है, पहले 1/6000 थी। तो अब मेरे पास ओमेगा एस क्या बनेगा, 2π15,000, ठीक है। तो अब 2π15,000 कितना होता है मेरे पास, 3,000 पाई होता है। तो अब जो ओमेगा नॉट है वो कितना है, 4,000, और ये है 3,000। ये तो उसके 2 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए, तो 1 टाइम्स भी नहीं ग्रेटर, तो उसी तरह की आइडेंटिकल वेव फॉर्म बनेगी और एलियसिंग ही होगी बेसिकली, ठीक है। तो हाँ, तो यू आर गेटिंग द पिक्चर राइट नाउ ना, कि इसकी वजह से जो सैंपल बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक इधर कहीं बनेगा। इसकी वजह से जो सैंपल बन रहा है वो एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। इसकी वजह से जो सैंपल बन रहा है वो एक ये बन रहा है और एक इधर कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो ये बातें हैं जो कि हमारी हाँ। और अगर हम एक्स ई जे ओमेगा करें वो सिंपली इसको डिवाइडेड बाय टी कर देगा। टी 1500 है ना, तो 1000 डिवाइड बाय 1500, 2000 डिवाइड बाय 1500, 3000 डिवाइड बाय 1500, 4000 डिवाइड बाय 1500, सिंपली एक नॉर्मलाइज कर रहा है उसे। लेकिन हमें रिप्रेजेंटेशन में हमेशा फ़र्क याद रखना है कि अगर मैं इसका इन्वर्स फोरियर लूँगा तो वो मेरे पास एक्स सी ऑफ टी बनेगा, और अगर मैं इसका इन्वर्स फोरियर लूँगा तो वो मेरे पास एक्स सी एन बनेगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं भूलनी। अच्छा, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ बैंड लिमिटेड सिग्नल फ्रॉम इट्स सैम्पल्स। अब अगर हम रिकन्स्ट्रक्शन की बात करें तो हमने बोला है एक्स एस हमारे पास सैम्पलिंग ये है, तो रिकन्स्ट्रक्शन को ना हम एक्स आर से डोनेट कर देते हैं। और ऊपर हमने थोड़ी सी रिकन्स्ट्रक्शन पढ़ी भी है कि जो आपने चीज़ सैम्पल की है ना, जो आपने डिस्क्रीट बनाई है, उस डिस्क्रीट को अगर आप एक फ़िल्टर से गुजारो तो फिर वो आपके पास रिकवर हो जाएगी। लेकिन वो फ़िल्टर अब क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वो फ़िल्टर बेसिकली हमने ऊपर भी पढ़ा था, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था टी, जिसका हमने मैग्नीट्यूड टी रखा था। अब टी तो हमने इसलिए रखा था ना क्योंकि हमारी जो वेव थी वो पाई बाय मतलब वो टी से स्केल डाउन हो रही थी। अगर कोई और फैक्टर हो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, एच आर इतना ज़रूरी नहीं है। बट ये जो चीज़ है ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में था, यानी एच आर जे ओमेगा में था, ठीक है। जो हमने फ़िल्टर बेसिकली टी रखा था उसका रेक्टेंगुलर। ये बात हमें पता है, हम प्रूव भी कर सकते हैं कि रेक्टेंगुलर ब्लॉक का जो इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है सिंक फंक्शन। एंड सिमिलरली अगर सिंक का फोरियर लो तो वो होता है रेक्ट। सिमिलरली रेक्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक होता है एंड सिंक का फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्ट होता है। तो ये चीज़ें बायलैटरली रिलेटेड हैं। तो अब अगर हमने बोला हुआ है कि हम हमेशा इस तरह का एक ब्लॉक लेंगे और लो पास फिल्टर लेंगे और इधर जो भी वेव आ रही होगी उसको पास कर देंगे, इधर वाली वेव्स को निकाल देंगे, तो इसका मतलब है ये तो एच आर रिकन्स्ट्रक्शन तो हमारे पास हमेशा रेक्ट रहेगा फ्रीक्वेंसी में। तो जब ये हमेशा रेक्ट रहेगा फ्रीक्वेंसी में तो ये टाइम में हमेशा सिंक रहेगा, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और सिंक की क्या वैल्यू होती है कि जो भी उसका आपने उसको टी से अगर किया हुआ है तो वो पाई टी ओवर कैपिटल टी,
पाई टी ओवर कैपिटल टी, ठीक है। एंड द रीज़न कि ये पाई टी ओवर टी कैसे आता है कि जो हमारे पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, लाइक जो ये है, ये आपने बनाया है, अब इसकी ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है कि किस पॉइंट पे कट ऑफ, क्रिटिकल सॉरी कट ऑफ कह लो, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का हाफ। कि लेट से अगर सैम्पलिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो ये अगर है, सॉरी ये पूरा अगर है और ये मेरे पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, तो इसके हाफ तक क्रिटिकल हम रखते हैं ताकि एक वेव रिकवर हो, दूसरी वेव रिकवर ना हो, ठीक है। तो ओमेगा एस बाई टी है, ओमेगा एस क्या था, 2 बाय टी ओवर ये मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 से कट गया पीछे, पाई बाय टी रह गया, ठीक है। तो ये जो पाई बाय टी आ रही है उसका आ रहा है, और ये जो दूसरा टी है, ये तो हमारे पास सिंपल वेरिएबल है ना, टाइम कांस्टेंट, टाइम उसमें, तो वो तो आएगा ही आएगा। तो ये हमारे पास सिंक फंक्शन बन जाता है। अब अगर हम इसको लिखें दोबारा से इस वाली फॉर्म में और इस एच आर की वैल्यू डाल दें अब, तो एच आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन पाई टी माइनस एन टी ओवर टी, और वो अब ये टी माइनस एन टी किधर से आया, सिंपली ये जो टी थी ना, इस टी, इसको जब आप डिस्क्रिटाइज कर रहे होगे, ठीक है, जब आपने करना है डिस्क्रिटाइज, तो आप इसकी जगह रिप्लेस कर दोगे टी माइनस एन टी से, ठीक है। तो हमने सिंपली उस टी को रिप्लेस कर दिया टी माइनस एन टी से, इधर भी, और ये सिंक फंक्शन ही है, ठीक है। इसकी ज़्यादा लॉजिक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लेट अस फर्स्टली कंसिडर द फंक्शन एच आर ऑफ टी गिवन बाय इक्वेशन 4.24, ठीक है, जिसमें हमारे पास एट ज़ीरो टाइम पे एच आर 1 है, ठीक है। एच आर 1 कैसे है ज़ीरो टाइम पे, एच आर ज़ीरो ऐसे है कि अगर यहाँ पर ज़ीरो पुट करोगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, यहाँ पर ज़ीरो पुट करोगे ये भी ज़ीरो, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। आप क्या करोगे, आप इसका लॉपिटल रूल लगाओगे, तो यहाँ पर ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर आपका कुछ बन जाएगा कॉस पाई टी बाय टी, ठीक है, और नीचे भी कुछ इस तरह का बन जाएगा। लॉपिटल रूल लगा के दोबारा ज़ीरो पुट करोगे, ये भी 1 हो जाएगा, और ये जो बाहर निकला होगा ना टी, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये सिंपली पाई बाय टी बचेगा। तो ये एक, और मल्टीप्लाई बाय ये पाई बाय टी, डेरिवेटिव लेने से जो अंदर कोफिशिएंट होता है वो भी तो बाहर आ जाता है ना, ये पाई बाय टी इस पाई बाय टी से कट जाएगा। इधर सिंपली कॉस में ज़ीरो पुट करेंगे 1 आ जाएगा, तो वो सिंपली 1 बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये एक आइडियल रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर है, वैसे उसने एट ज़ीरो टाइम पे इसकी वैल्यू निकाली है, ठीक है। अगर हमने नॉर्मली देखनी है तो हमने अभी ये बात प्रूव की है कि जो इसके ओमेगा क्रिटिकल्स होते हैं या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो पाई बाय टी होती हैं, ठीक है। ओमेगा एस बाय टी, ओमेगा एस इज़ 2, ओमेगा एस इज़ 2 पाई टी टाइम्स 2, तो ये 2 से कट गया पाई, और इसका जो हम ये रखते हैं, गेन रखते हैं, वो टी रखते हैं ताकि वो जो हमारा दूसरी तरफ से गेन आया था वो रिकवर हो सके, ठीक है। और ये गेन अगर अभी हमने जिस तरह एच आर ऑफ टी में वैल्यू पुट करके निकाला है, तो एट ज़ीरो वो 1 होता है और बाकी वो सिंक फंक्शन की तरह यूं करके डिके करता रहता है। तो ये सिंपली उसने उसका प्लॉट कर दिया, दैट इज़ नथिंग एल्स। अगर हम इसको देखें तो इस वाले ब्लॉक को हम लोग इनपुट दे रहे हैं डिस्क्रीट फंक्शन, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट फ्रॉम सीक्वेंस टू इम्पल्स ट्रेन कर रहे हैं, सैम्पल कर रहे हैं यानी डिस्क्रीट को, और सैम्पल करके हम रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं सिंपली उसको एक फ़िल्टर से गुजार के लगे। लेट्स मूव ऑन। तो हमारे पास, ठीक है, अब जो बात शुरू हो रही है, पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक कंटिन्यूस सिग्नल था, उसको हमने डिस्क्रीटाइज़ किया। अब हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल है, उसको हमने वापस कंटिन्यूस बनाना है, ठीक है। तो अब ये जो सारी बातचीत चल रही है ना, ये उसके बारे में चल रही है, यानी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अ सिग्नल, ठीक है। इसीलिए आपने ऊपर देखा कि यहाँ पर इसने कुछ रिकन्स्ट्रक्शन की है, एक्स ऑफ एन इनपुट दी है, एक्स एस टी निकाला है, और एक्स एस टी को फिर उसने एक्स आर टी निकाला है, जो कि बेसिकली मेरा एक्स सी ऑफ टी था। पहले एक्स सी ऑफ टी में इनपुट में दे रहा था। तो अब हम रिकन्स्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम जो भी चीज़ करते थे हम एक्स सी को करते थे ना मल्टीप्लाई, और इम्पल्स के साथ, और इम्पल्स हमें पता है वो टी होती थी। अब हम एक्स ऑफ एन को कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि आपके पास एक एक्स सी ऑफ टी होगा, उसकी आपने सैम्पलिंग की, सैम्पलिंग ये आ गई, और सैम्पलिंग से जब आप रिकवर करते हैं तो वो ऐसे बन जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ ये उसने हमें डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस कन्वर्टर का बताया है, ठीक है। अब उसने ये बताया है कि आपके पास अगर एक्स सी ऑफ टी ओरिजिनली ये है ना, और आपके पास अगर एक्स एस ऑफ टी आ गया एक्स एन से, मतलब आपके पास ये सैम्पल्स आ गए हैं, सिर्फ ये सैम्पल्स हैं अभी आपके पास, तो आप ये वेव रिकन्स्ट्रक्ट करोगे इनको मिलाकर, और वो मिलाकर बेसिकली इंटरपोलेशन है,
ठीक है। और इंटरपोलेशन की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हमने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ी, बट ये भी अब एक टेक्निक होगी मेरा ख्याल है, जिधर आप इसके हिसाब से एक वेव बनाते हो, इसके हिसाब से एक वेव बनाते हो, इसके हिसाब से एक वेव बनाते हो, और वो जिधर जिधर टच हो रही होती हैं उधर से शायद लेकर जाते हो। तो इट इज़ यूजफुल टू फॉर्मलाइज द प्रीसीडिंग डिस्कशन बाय डिफाइनिंग एन आइडियल सिस्टम, ठीक है। अब वी कॉल दिस सिस्टम डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस, ठीक है। और एज वी हैव सीन, अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर हमने एक्स रिकन्स्ट्रक्टेड बनाना है, टाइम डोमेन जे ओमेगा है ना, सॉरी कंटिन्यूस डोमेन, जे ओमेगा फ्रीक्वेंसी है लेकिन कंटिन्यूस है, तो आप एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करोगे एच आर से, और वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी एन से। अब ये अगेन ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी एन कहाँ से आया है, ये सिंपली वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है जो हम ऊपर स्टडी करते आ रहे थे। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ई की पावर माइनस से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर हम इसको फैक्टर करें, फैक्टरिंग आउट द सम, वी कैन राइट दिस के एच आर जे ओमेगा एक्स ई की पावर जे ओमेगा टी, के आप अगर इस चीज़ को कंसिडर करो, ये और ये समिंग, और सॉरी 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 उल्टा कह दिए, अगर आप एच आर को साइड पे निकाल दो और समीशन एक्स की पावर एक्स एन और इसको कंसिडर करो, तो ये बेसिकली से फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स का, ठीक है। तो आपने एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख दिया। अब चूंकि डिस्क्रीट में था, एक्स एन है ना, तो आपने ये भी डिस्क्रीट की फॉर्म में लिखा है, ई की पावर जे सिग्मा टी रखा है, ई की पावर जे सिग्मा सॉरी ओमेगा टी लिखा है। अब कोई कहेगा यार इधर तो ओमेगा आ रहा है, ये कैसे डिस्क्रीट हुआ, ये ओमेगा टी है ना, विच इज़ ओमेगा टी इज़ बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा, ठीक है। तो ई के बाद जे ओमेगा भी लिख सकते हो, यहाँ पर उसे वो लिखना चाहिए था, बट इस बुक ने पूरी कोशिश की है कंफ्यूज ही करने की। अच्छा, नाउ मूविंग टुवर्ड्स 4.4 डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स। इसका क्या मतलब है, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग, मतलब जो हम प्रोसेसिंग करेंगे सिग्नल की वो हम करेंगे डिस्क्रीट टाइम में, और जो हम तो सिग्नल कौन सा होगा, कंटिन्यूस टाइम, यानी कि इनपुट में मेरे कंटिन्यूस होना चाहिए, उसको मैं कन्वर्ट करूँगा डिस्क्रीट में उसकी प्रोसेसिंग करूँगा, व्हाट सो एवर दैट प्रोसेसिंग इज़, अप सैम्पलिंग, डाउन सैम्पलिंग, आई डोंट नो, मल्टीप्लिकेशन, कन्वोल्यूशन, कुछ भी करनी है आपने, ब्लैक बॉक्स है। और उसको फिर आप रिकन्स्ट्रक्ट करोगे वापस से टाइम डोमेन में, क्योंकि बेसिकली सिग्नल तो कंटिन्यूस ही था ना, ठीक है। तो सिग्नल रहना कंटिन्यूस ही चाहिए। तो ये अभी हम 4.4 में पढ़ेंगे। अब वो सारी बातों का उसने रिकैप दिया हुआ है। एक्स ऑफ एन हमें पता है एक्स सी एन टी के बराबर होता है अगर आपने सैम्पलिंग करनी है, ठीक है। कंटिन्यू सॉरी सैम्पलिंग, हाँ सैम्पलिंग नहीं, आप इसे कहो कि अगर आपने कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट कन्वर्टर बनाना है, कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट कन्वर्टर बनेगा ही तब जब आप बेसिकली उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर सैम्पल्स ले रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद उसने एक्स यू जे ओमेगा का लिख दिया है। ये वही चीज़ है जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये 1/t से मल्टीप्लाई हो जाता है, स्केल डाउन हो जाता है, एक्स सी वो अंदर वाले उसके पैरामीटर्स ले लेता है, ठीक है। और अगर हम वाई आर की बात करें, ये भी हम वाई आर अभी ऊपर पढ़ के आए हैं कि वाई आर इज इक्वल टू वाई ऑफ एन टाइम्स दैट एच आर ऑफ टी, एच आर ऑफ टी इज़ वॉट, सिंपली दैट सिंक फंक्शन, ठीक है, नथिंग एल्स। तो अब वाई आर को उसने अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा है तो कुछ ऐसे लिखा है कि एच आर जे ओमेगा हो जाएगा और वाई ई जे ओमेगा टी हो जाएगा, जो कि चीज़ हमने बिल्कुल अभी अभी ये ऊपर पढ़ी है, ये जो हमने किया था। इधर एक्स की जगह वाई डाल दो तो आपके पास वही आ जाएगी चीज़, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मज़ीद इसने ये बात की है कि एच आर इसके साथ मल्टीप्लाई करने का बेसिकली मतलब क्या है, वो मतलब ये है कि एच आर का गेन हमने क्या रखा था, टी रखा था ना, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बी एम है, ठीक है। टाइम डोमेन में तो वो सिंक फंक्शन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में हमने उसका गेन टी रखा हुआ है ना, रेक्ट ब्लॉक है ना, ठीक है। तो और लो पास हमने रखा हुआ है, तो अगर वो, और ये हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसकी पाई/टी रखी हुई है, ठीक है। तो अगर एक सिग्नल वाई ऑफ टी पाई/टी के अंदर अंदर है, तो वो टी से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि ज़ाहिर गेन वो है, वही वाला सिग्नल पास कर देगा वाई ई की पावर जे पाई टी, एल्स ज़ीरो कर देगा। इस मतलब इस इक्वेशन का सिंपली मतलब ये है, एच आर उसको मल्टीप्लाई कर देगा टी से, अगर वो लो पास है, मतलब अगर वो पाई/टी के अंदर है, वरना बड़ा है तो निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब ये एल टी आई सिस्टम की बात करें, अगर वो डिस्क्रीट टाइम में हो, एल टी आई सिस्टम हमें पता है ऐसे होता है कि वाई इज इक्वल्स टू एच टाइम्स एक्स होता है, और
अगर हम एक रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल की बात करें तो अगर हम एक रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल की बात करें तो अब वाई आर जे ओमेगा क्या होगा, वाई आर जे ओमेगा वॉज वट एच आर जे ओमेगा टाइम्स वाई ई जे ओमेगा टी। ठीक है, वाई ई जे ओमेगा टी हमने यहाँ पर देख लिया किसके इक्वल है, एच टाइम्स एक्स के। ठीक है, तो वाई आर वॉज इक्वल टू एच आर टाइम्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू वाई है एच टाइम्स एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, एच आर जे ओमेगा टाइम्स एच ई जे ओमेगा टी एक्स ई जे ओमेगा टी। ठीक है, इस पॉइंट तक ये इस चीज़ में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ई की पावर जे ओमेगा टी क्यों आया है, क्योंकि ये वाई ई जे ओमेगा से बना है। ठीक है, ये वाई ई जे ओमेगा से क्यों बना है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास डिस्क्रीट से हमने रिकवर किया है। ये वाई ऑफ एन है ना, तो जब वाई ऑफ एन का मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा तो वो मेरे पास ई की पावर जे ओमेगा टी बनेगा, या फिर ई की पावर जे ओमेगा बनेगा। सिंपली आप ऐसे कहो इसे, ई की पावर जे ओमेगा बनेगा। तो जब वो ये ई की पावर जे ओमेगा में है तो ज़ाहिर है इसके जो इक्वल्स हैं वो भी ई की पावर जे ओमेगा में होंगे। और यहाँ पर क्या था, एच आर टाइम्स वाई ई की पावर जे ओमेगा, जो कि ये चीज़ है, तो हमने इसकी सिंपली वैल्यू डाल दी है। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है और वो हम देखते हैं कि क्या है। एच आर तो हमने काइंड ऑफ फिक्स कर दिया ना कि हमारा एक करेक्ट वो है, टी उसका वो है और पाई बाय टी उसका कट ऑफ है। लेट्स सी अब बाकी चीज़ें क्या है। बाकी चीज़ें भी हम ऊपर पढ़ के आए हुए हैं, दैट विल जस्ट बी अ रिविजन। जो अभी अभी हमने बात ऊपर की थी कि वो जो भी वाई ऑफ वो फंक्शन है वो उसको एज इट इज़ पास कर देगा पाई बाय टी से स्मॉल में। ठीक है, टी का गेन देकर, वरना ज़ीरो कर देगा। ठीक है, ये सिंपली वही वाली बात है, उसने दोबारा रिफ्रेज की हुई है। यहाँ पर उसने पहले क्या लिखा हुआ था, वाई ऑफ ई जे ओमेगा लिखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर उसने इक्वेशन क्या बोला है कि 4.30 यूज़ करते हुए ओमेगा की जगह फाइनली उसने कहा कि मैं पाई कैपिटल ओमेगा टी पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब उसने जो हमारी बेसिकली एक्स ई की पावर जे ओमेगा टी है, ये एक्स ई की पावर जे ओमेगा, ये एक्स ई की पावर जे ओमेगा, इसकी भी वैल्यू उसने सिंपली इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो जब यहाँ पर उसने इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास ये आ गया, एक्स ई जे ओमेगा लिखो या ओमेगा बाय टी लिखो, क्या स्मॉल ओमेगा बाय टी और 2 पाई के बाय टी इसने पुट कर दिया सिंपली। ठीक है, ये सारे चूँकि कैपिटल ओमेगा की फॉर्म में है तो आप कैपिटल ओमेगा में ही लिख लो। तो ये हमारे पास है एक्स आपका, हाँ, एक्स ई की पावर जे ओमेगा। ठीक है, तो नाउ सिंपली मूविंग ऑन, इफ़ एक्स सी जे ओमेगा इज इक्वल टू 0 फॉर omega greater than pi by t, then the ideal low pass construction filter HR cancels the factor 1 by t and cancels only the term equation for this। तो हमने कहा है ना कि ये जो एच आर है इसका गेन टी है और ये सिर्फ पाई बाय टी से छोटे पास करेगा। तो ये वाला टी इसने इस टी से काट दिया जो कि एक्स सी के साथ आ रहा था। अब ये टी क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम उस चीज़ का लेंगे तो फिर वो 1 बाय टी उसके साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये टी टी से कट गया, पीछे हमारे पास सिर्फ ये रह गया और ये चीज़ रह गई जो कि अभी हमने की है वो यही है। अब ये क्या है, बेसिकली समेशन के साथ है ना, मतलब सारे समेशन है, लाइक अगर ये है तो 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 ये है। जब आपने बोला सिर्फ पाई बाय टी से नीचे वाला पास होगा मतलब सिर्फ ये वाला पास होगा, इसलिए यहाँ पर उसने सिर्फ डायरेक्ट इसको एक्स सी जे ओमेगा लिख दिया, उसने उसके 2 पाई के टी सारे काट दिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इन दोनों एचेस को, ये दो एचेस आ रहे हैं ना मेरे पास, इन दोनों एचेस को एक एच इफेक्टिव की फॉर्म में लिखना चाहूँ ताकि मेरी इक्वेशन मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए, तो वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वाई आर इज इक्वल टू एक एच इफेक्टिव फ़िल्टर ही है ना और दूसरा एक्स सी जे ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, अब एच इफेक्टिव की क्या वैल्यू होगी, एच इफेक्टिव क्या करेगा, वो पाई बाय टी से स्मॉल में सिंपली एक एच ई जे ओमेगा टी की तरह काम करेगा और उसके अलावा ज़ीरो होगा। ठीक है, और अगर हम इसको वापस से इस इक्वेशन में पुट करें, ये हमने इसी इक्वेशन से निकाला है, तो वाई आर में एच इफेक्टिव पाई बाय टी के लिए सिंपली यही चीज़ है, तो वो दिस मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय एक्स सी, तो सिंपली ये बन जाएगा और ज़ीरो अदर वैल्यूज़ पे ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स आर का भी यही काम है ना, वो बेसिकली टी दे रहा है और उसको टी को उससे काट रहा है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट वो है। अब अगर हम 4.11 कंसिडर करें फिगर, इसमें उसने बोला कि LTI सिस्टम है और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ये है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी एच ई जे ओमेगा। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें हैं। फ़िल्टर रिकन्स्ट्रक्शन फ़िल्टर क्या है, एच आर। ठीक है, ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। LTI सिस्टम यही होता है ना
कि आपने एक इनपुट दी, आपके पास आउटपुट आई, और ये आपका एच है उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर आपने, हाँ, तो ओके, सो एच ई जो ओमेगा उसने हमें बता दिया कि वो ओमेगा सी से नीचे नीचे ओमेगा अगर है तो वो 1 है, अदरवाइज़ वो 0 है। यानी वो इस तरह का एक है, ओमेगा सी से माइनस ओमेगा सी तक 1 है और वरना 0 है। और अगर एच इफेक्टिव में देखूँ तो एच इफेक्टिव क्या है, एच आर टाइम्स वो ना बेसिकली। तो एच आर क्या कहता है कि मैं पाई बाई टी से नीचे जाने दूंगा, पाई बाई टी से ऊपर नहीं जाने दूंगा, तो सिर्फ उसने पाई बाई टी से नीचे वाला रखा है, दूसरा फेंक दिया। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर उसने सिंपली ओमेगा की जगह सिग्मा टी डाल दिया है, और स्मॉलर देन ओमेगा सी और ओमेगा सी बाय टी, मतलब इसकी कोई तुक नहीं है वैसे, बढ़िया। ओके, सो मूविंग ऑन। अब उसने हमें बताया है कि हमने तुम्हें कंटिन्यूस सिग्नल दिया, ठीक है। ये कंटिन्यूस टाइम, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी में है, बट दिस इज़ अ कंटिन्यूस सिग्नल सी। तुमने उसको सैंपल किया और डिस्क्रीट में ले गए, ठीक है। हमने उसको सैंपल किया और हम डिस्क्रीट में ले गए, हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी बना ली, ठीक है। ठीक है, अब जब आपने उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई हैं तो अब आपके पास तो बेसिकली ये है ना, एच ई जे ओमेगा आपका जो फ़िल्टर है, एच ई जे ओमेगा है ओमेगा सी से माइनस ओमेगा सी तक। अब यहाँ पर ना ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए, ये जो ओमेगा सी और ओमेगा सी है ना, अगर यहाँ से यहाँ तक होगा तो ये पूरी वेव रिकवर हो जाएगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि ये चीज़ हम खुद देख रहे हैं ना, कोई भी सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम है, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है, हम अभी लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स में भी पढ़े हैं, वो आप मैनिपुलेट कर सकते हो या आप फीडबैक में बनाते हो या कुछ करते हो कि आपके पास डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आए, ठीक है। तो अब आपको वेव चाहिए ही बेसिकली ऐसी है, ये एलियसिंग नहीं है, इस चीज़ को प्लीज़ कंफ्यूज नहीं करना। ये जो नीचे वेव बन रही है ना, अब आपको चाहिए ऐसी, ये कोई कट ऑफ शट ऑफ वेव नहीं होगी। तो आपने एच ई जो ओमेगा जब छोटा लिया तो आपके पास जो पीछे वेव बचेगी वो इतनी सी बचेगी, ठीक है। और अब आपने जब उसको गुजारा रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर से, तो जितना हिस्सा पाई बाई टी से नीचे था वो रिकवर हो गया, वरना बाकी सारा उड़ गया। इट इज़ वेरी वेल पॉसिबल कि आपने जो ये लिया हो, एच लिया हो, वो आपने पूरा ये लिया हो, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये पूरी वेव आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये पूरी वेव रिकवर होगी। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जब एच ओमेगा होगा वो इससे छोटा, इस मतलब जो एच ई जे होगा वो इससे छोटा ही होगा उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है नाइक्विस्ट की बात है। और अगर हम डिस्क्रीट टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन आइडियल कंटिन्यूस टाइम बैंड लिमिटेड डिफरेंशिएटर देखते हैं। अच्छा जी, अब वो ये क्या कह रहे हैं, मेरे पास एक सिस्टम है वाई सी, जिसका डेरिवेटिव, जिसका मतलब है बेसिकली एक्स सी का डेरिवेटिव, ठीक है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसने हमें जो ओमेगा दे दिए। तो अब अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स उसने हमें दे दिया तो एच इफेक्टिव हमें पता है क्या, कि वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही है, सॉरी इम्पल्स रिस्पॉन्स ही, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ही है एट पाई बाई टी स्मॉलर देन ज़ीरो, स्मॉलर पाई बाई टी से छोटे पे वो उसको पास करने देगा, वरना नहीं करने देगा। तो एच ई जे ओमेगा मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास, हाँ, अगर मैं इस वाले ओमेगा की जगह सिंपली इसकी वैल्यू डाल दूँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी ना, क्योंकि स्मॉल ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा टी, तो ये उससे सिंपली वो किया कि वो जे ओमेगा बाई टी बन गया। ये गिवन थी चीज़ हमें, ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब विथ पीरियोडिक पीरियड 2 पाई द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज प्लॉटेड, एच ऑफ एन इज इक्वल टू पाई एन कॉस पाई एन माइनस साइन पाई एन दिस। अगेन अब ये चीज़ भी हमें गिवन है, इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर हमें गिवन है, तो अगर हम इसका इन्वर्स फोरियर लेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, ठीक है। और इस वाली चीज़ में इक्वलेंटली हमारे पास क्या आ रहा है कि एच ऑफ एन, जब हमारे पास एन ज़ीरो है, एन इधर ज़ीरो पुट करो ना, तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, साइन ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ये वाली टर्म वन हो जाएगी, और ये पाई एन है, ठीक है, ये पाई पाई से कट गया, ऊपर वाला एन एक एन से कट गया, और सॉरी नीचे भी एन है ना, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये बेसिकली वन बाई ज़ीरो हो जाएगा। और ये क्या बन रहा है हमारे पास, सॉरी माय बैड, मैंने अभी ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। साइन पाई एन क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है, एन की जगह 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, साइन 180 360 हमेशा ज़ीरो होगा, ठीक है। ये टर्म तो होगी ज़ीरो।
अब पीछे क्या बच गया, पाई एन कॉस पाई एन ओवर पाई एन स्क्वायर टी, पाई पाई से कट गया, एक एन इस एक एन से कट गया, पीछे ये वाली टर्म बच गई। अब इस टर्म में अगर आप ज़ीरो पुट करोगे तो ऊपर वन बनेगा और नीचे इन्फिनिटी बनेगा, और वन बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एट एन इज इक्वल टू ज़ीरो ये होगा, और एन इज इक्वल टू नॉन ज़ीरो पे इसकी ये वैल्यू होगी। ये चीज़ें अगेन हमें गिवन है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एच इफेक्टिव उसने हमें क्या बताया था, एच इफेक्टिव उसने हमें बताया था जे दिस ओमेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ रहा है वैसे वैसे एच इफेक्टिव का भी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा, ठीक है। और कितना बड़ा है, क्योंकि ये ओमेगा पाई बाय टी तक है ना, हमें पता है, हमने ये बात 100 दफ़ा कर ली है अभी तक कि जो एच आर होता है रिकन्स्ट्रक्शन फ़िल्टर, वो पाई बाय टी तक जाने देता है, ठीक है। तो ज़ाहिर है इधर भी पाई बाय टी ही होगा, क्योंकि ये ओमेगा के इक्वल है ना, ये वाली लाइन स्लोप इक्वल है। तो ये यहाँ से यहाँ तक एक फ़िल्टर बन गया, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट है। अगर इसका एंगल प्लॉट देखना है तो ये हमारे पास बन जाएगा। एंगल हमें पता है हम चीज़ों का कैसे लेते हैं। ऑल्दो यार ये चीज़ मुझे इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आई थी, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ये हमारे पास स्लोप है ना, और एंगल हम इस तरह लेते हैं ना कि tan इनवर्स y ओवर x, ठीक है। तो y भी पाई बाय टी है, x भी पाई बाय टी है, तो वो वन होना चाहिए, और tan इनवर्स वन इज़ यूजुअली पाई बाय फोर। बट ऑब्वियस इस बुक में लिखा हुआ है, तो इस पॉइंट का मुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं आई थी कि इन्होंने पाई बाय टू कैसे एंगल लिए। खैर द पॉइंट इज़ कि ये पाई बाय टी तक जा रहा है, ठीक है। और अगर हम उसको जो एच ई जे ओमेगा है, जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, उसको हम देखें टाइम सॉरी उसको सिर्फ एच ई जे ओमेगा को देखें, तो वो पाई बाय टी से रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। पाई बाय टी से रिस्ट्रिक्टेड तो एच इफेक्टिव था ना, क्योंकि एच आर आ रहा था उसमें, ठीक है। एच ई जे ओमेगा तो सिर्फ एक पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था, एंड इज़ पीरियोडिक विद पीरियड टू पाई, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वही वाला फंक्शन है, जे ओमेगा ही है, यहाँ से यहाँ तक ये बनाया। चूँकि पीरियोडिक है ना, तो टू पाई पे दूसरा पीरियड शुरू हो जाएगा। ये पूरा एक वेव है ना, तो सिंपली ये एक वेव हो गई, ये एक वेव हो गई, ठीक है। तो ये बनेगी एच ई जे ओमेगा का पूरा मैग्नीट्यूड, और उसका पूरा प्लॉट चलता रहेगा। तो एच इफेक्टिव ने क्या किया, सिंपली उसको एक पे लिमिट कर दिया, क्योंकि एच आर पाई बाय टी तक होता है सिर्फ। अच्छा, सिंस द बैंड लिमिटेड डिफरेंशिएटर हैज़ इनपुट एक्स सी ऑफ टी कॉस दिस, ठीक है, एक्स एन इज कॉस ओमेगा नॉट एन, वेयर ओमेगा नॉट इज दिस, द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन इज दिस, ठीक है। अब एक्स उसने एक्स ऑफ एन हमें उसने कॉस ओमेगा नॉट एन बताया था, इससे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं ना। वो क्या होगा, वन बाई टी पाई डेल्टा। अब ये जो अंदर की चीज़ें ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस के ओमेगा एस, चूँकि ये अब एक सैम्पल्ड वो है, इस वजह से उसने हमें दे भी दी हैं ये चीज़ें। इफ़ यू फोकस बेस बैंड फ्रीक्वेंसीज, यानी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट पर फोकस करें, ये तो ऐसे ही होता है ना। अब ये वाला आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ये चीज़, बस सिर्फ के माइनस ओमेगा एस निकाल दो, उसने भी निकाल दिया है, तो ये तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और ये वन बाई टी से हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो तो अब अगर हम इसको हमने ये सिग्मा टी के फॉर्म, सॉरी कैपिटल ओमेगा टी फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो अगर हम स्मॉल ओमेगा टी की फॉर्म में लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल ओमेगा टी, तो हर जगह जहाँ ओमेगा था वहाँ कैपिटल ओमेगा टी लिख दोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल ओमेगा, सॉरी हाँ, ये भी, सॉरी 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 ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ओमेगा बाई टी आ जाएगा, यहाँ पर भी ओमेगा बाई टी आ जाएगा, यहाँ पर भी ओमेगा बाई टी आ जाएगा, यहाँ पर भी ओमेगा बाई टी आ जाएगा। एंड फिर साथ ही उसने बोला है, एंड वी यूज़ द फैक्ट कि जब आप इम्पल्स की किसी उसको डिवाइड करते हो, तो आप बेसिकली उसको टी टाइम्स इम्पल्स ऑफ दैट कर रहे होते हो, ठीक है। ये सिंपली इसने यहाँ पर गिवन है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ओमेगा बाय टी करने के बजाय मैं इसको टी ओमेगा भी लिख सकता हूँ। तो ये जो मैंने ये जो टीज़ निकाले थे अभी, उनको अगर मैं बाहर निकाल दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ टी में, तो ये जो पाई बाय टी और ये वाला जो टी है, ये इस टी से कट जाएगा, तो ये सिंपली मेरे पास इस फॉर्म में रह जाएगी, और ये निकल आती है। हम ये सीधा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं स्मॉल ओमेगा की फॉर्म में, कॉस ओमेगा नॉट एन गिवन था हमें, तो हम सिंपली ये निकाल लेते हैं, हम निकाल सकते हैं, इसमें इतनी लबरी मगजी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली टेबल्स में गिवन होती है। तो एच ई जे ओमेगा उसने हमें बताया था क्या है, जे ओमेगा बाई टी आ गया, और ये इसने हमें बता दिए, उसने एच ई जे ओमेगा हमें बताया था कि
एच ई है जे ओमेगा, ओमेगा की जगह हमने ओमेगा बाय टी पुट कर दिया। तो सिंपली वाई ई ऑफ जे ओमेगा आ गया, वाई ई ऑफ जे ओमेगा आ गया, तो हम वाई आर निकाल सकते हैं। वाई आर क्या होता है, एच आर के साथ वाई ई ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाई करना। एच आर क्या है, सिंपली टी है, ठीक है। और तो ये टी टीओ से कट जाएगा। अब पता नहीं क्यों ये हरकतें करता है, बट यहाँ पर उसने ना दोबारा से ओमेगा के बजाय ना अंदर सिग्मा टी के फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि अब वो ये वाले जो टीज़ है ना ये भी काटना चाह रहा है। अब वो कैसे काट रहा है कि जब ये सिग्मा टी सॉरी कैपिटल ओमेगा टी अंदर कॉमन हो गए हैं ना, ठीक है, तो इनको भी मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और पहले जो चीज़ डिवाइड हो रही थी वो बाहर आके मल्टीप्लाई हो रही थी, अब जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही है वो बाहर आके डिवाइड हो जाएगी। तो ये 1/t की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। और ये बेसिकली इस t के साथ कट जाएगा, और ये 1/t इसने किसके साथ काटा है, 1/t उसने किसी के साथ नहीं काटा। वो जो ओमेगा नॉट बचा है ना, तो ओमेगा नॉट बाई टी इज़ व्हाट, बेसिकली ओमेगा नॉट बाई टी इज़ व्हाट इज इक्वल टू दिस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो उसने उसकी जगह लिख दी ये जो ओमेगा नॉट लिखे हैं उसने। तो बेसिकली ये जो हरकत थी है, पहले इसने आपने फ्रीक्वेंसी आपने डिस्क्रीट में बनाया, फिर आपने वापस एक साथ जे ओमेगा में बनाया। इसकी रीज़न एज सिंपल एज ये है कि वाई ई ऑफ जे ओमेगा बनाने के लिए आपको डिस्क्रीट वाला एक्स चाहिए, ठीक है। तो आपने उसमें लिखा। अब वाई आर जे ओमेगा बनाने के लिए, क्योंकि वाई आर वापस से कंटिन्यूस सिग्नल है, ठीक है। रिमेंबर द पाइपलाइन, इनपुट दिया कंटिन्यूस, आउटपुट चाहिए कंटिन्यूस, बीच में प्रोसेसिंग सारी डिस्क्रीट हो रही है। तो जो बीच वाली प्रोसेसिंग थी वाई निकालने के लिए, वाई एन था ना, वाई एन का क्या होगा फ्रीक्वेंसी में वाई ई की पावर जे ओमेगा। ई की पावर जे ओमेगा के लिए क्या चाहिए आपको, एच ई की पावर जे ओमेगा और एक्स ई की पावर जे ओमेगा, ठीक है। वो आपने बनाया, तो ये आ गया आपके पास। और जब वाई एक बार जे ओमेगा आ गया, तो फिर आपने वापस अब आप लिखोगे यही यही चीज़ें लिखोगे, बट सिर्फ आप ओमेगा को वापस रिप्लेस कर दो दिस से, ताकि ये जो सिग्मा है ना ये बेसिकली हमारे पास कंटिन्यूस टाइम का है। तो हमारे पास इस तरह रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल आ जाएगा। इसका सिंपली उसने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई है। और हमें पता है ये बात कि ये जो माइनस जे के साथ आती है और ये वही कॉस वाली होती है, तो ये माइन साइन बन जाती है, ठीक है। और ओमेगा नॉट तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो एंड वी ऑब्टेन द एक्सपेक्टेड रिजल्ट दैट वाई आर ऑफ टी इज़ डेरिवेटिव इंडीड। इंडीड डेरिवेटिव ही है ना, कि आपने एक्स सी दिया था, सॉरी कॉस दिया था, और आपके पास माइनस साइन आया है, ठीक है। और ओमेगा नॉट भी अंदर ओमेगा नॉट हो गया, तो ये आपने डेरिवेटिव बेसिकली प्रूव कर दिया है। दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है इम्पल्स इन वेरिएंस का। अच्छा, इम्पल्स इन वेरिएंस आपके पास क्या है, स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। एच ई ऑफ जे ओमेगा, एच सी जे ओमेगा बाई टी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एच सी वही है जो कंटिन्यूस में आ रही है हमारे पास, सिंपली आपने इसकी जगह ओमेगा बाय टी लिख दी है, ठीक है। और ओमेगा बाई टी क्यों लिखा है आपने, क्योंकि यहाँ पर आपको एच डिस्क्रीट वाला चाहिए, तो डिस्क्रीट में ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। इसकी यही रीज़न है सिंपली। तो जो हमारे पास सिंपल सिस्टम बनता है ना, वो ये बनता है, कंटिन्यूस इनपुट दी, उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट किया, प्रोसेसिंग की, वापस कंटिन्यूस में निकाल के फेंक दिया। अच्छा, जो आपके पास इम्पल्स इन्वेरियंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो सिंपली ये वाली चीज़ है कि मैं एच ऑफ एन दूँ इज इक्वल्स टू टी टाइम्स एच सी ऑफ एन टी हो वो बेसिकली, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास कैसे आएगी, ये हम यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। तो अब अगर हमें ये चीज़ तो पता है ना कि एच ऑफ एन की अगर मैंने डिस्क्रीटाइज करना है उसे, सॉरी हाँ, एच ऑफ सी अगर एक कंटिन्यूस सिग्नल है उसको मैंने डिस्क्रिटाइज करना है, मैं सिंपली उसका एन टी कर देता हूँ, ठीक है। ये वही वाली बात है कि एक्स ऑफ डिस्क्रीट एन इज इक्वल्स टू एक्स सी टाइम्स एन टी, ठीक है। और जब मैंने इसका वो लेना है फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है इस डिस्क्रीट का, तो वो मेरे पास क्या आता है, 1/t इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, और उसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगी होती है, ठीक है। वो उसके अंदर आ जाती है, हम वही जो शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ठीक है, और ये हमने चूंकि ऊपर एच इफेक्टिव लिया था, तो एच इफेक्टिव ने क्या कहा था कि मैं सिर्फ पाई बाय टी पे के लिए काम करूँगा, ठीक है।
तो जब हम उसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय टी, एंड ये टी उधर जाके इस टी से मल्टीप्लाई होकर ये कट जाएगा। तो पाई से छोटे छोटे को मैं पास होने दूंगा, पाई से बड़े को मैं पास नहीं होने दूंगा। तो अब इवन दो ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, लेकिन 2 पाई के हो गया, 2 पाई 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब वो जो सारे इधर वाले बन रहे थे उन सारों को ये निकाल देगा, और सॉरी उन सारों को निकाल देगा, सिर्फ जो पाई से कम कम वाला लो पास था उसको रहने देगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपली 1/t/HCj⍵/t। अब अभी हमने ये वाली बात पढ़ी है कि सॉरी अभी हम इसको दूसरी तरह भी प्रूव कर सकते हैं, बट हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जब हम एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं इन टाइम डोमेन्स, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में जो उसका होता है ना फोरियर ट्रांसफॉर्म से, कि वो डिवाइड हो जाता है यहाँ भी और यहाँ भी, ये उसकी प्रॉपर्टी है बेसिकली, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैंने फ्रीक्वेंसी में ये 1/t ख़त्म करना है, ठीक है, और मैं टाइम में t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने टाइम में क्या कर दिया, t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं HCNT का वो लूँगा, इन फोरियर ट्रांसफॉर्म लूँगा, तो वो क्या आएगा, ये t है ना, तो ये 1/t टाइम्स HCj⍵/t, राइट, यही आएगा। तो ये 1/t t से कट गया, पीछे मेरे पास क्या बचेगा कि h(n) इज इक्वल्स टू सिंपल ये HC(j⍵/t), जो कि ये चीज़ लिखी हुई है इधर। तो बेसिकली आप खुद ही उसको टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई कर देते हो ताकि आपके पास ये 1/t ना आए, और जो HE है वो आपके पास डायरेक्टली इसके इक्वल आए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपके पास, ये कॉन्सेप्ट आपको देता है इम्पल्स इनवेरिएंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो आपकी इम्पल्स है वो वेरी नहीं कर रही। अगर वो 1/t होती तो वो वेरी कर रही होती, तो आपने ये इम्पल्स इन्वेरिएंस कर दी है किस चीज़ से, आपने सिंपली उसको टाइम डोमेन में t से मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। अब लो पास फिल्टर ऑब्टेन्ड बाय दिस, अब जो आपका H कंटिन्यूस है वो क्या है, सिंपली 1 फॉर व्हाट, ओमेगा c से छोटा हो तो ठीक है। इसको अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, ये चूँकि इन्वर्स फोरियर लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में ये रेक्टेंगल फंक्शन है, तो इन्वर्स फोरियर लेंगे तो ये क्या बनेगा, सिंक फंक्शन बनेगा, ठीक है। इम्पल्स इन्वेरिएंस का ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि डिस्क्रीट h इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ h कंटिन्यूस एन टी, ठीक है। तो ये सिंपली ये जो HCNT था उसकी वैल्यू लिखी, इसका t से कट गया, पीछे आपके पास सिंपली सिर्फ सिंक रह गया। यहाँ पर आपने t की जगह n कैपिटल T पुट की है, क्योंकि HC(t) था ना, तो HC(NT) क्या होगा, जिधर जिधर t है उसकी जगह NT पुट कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो आपके पास ये क्या बच गया, साइन ωc(n/πn). तो पहले t की फॉर्म में इक्वेशन थी, t/t थी, तो अब क्या है, n/n है। तो ये बेसिकली h(n) का बन गया, h(n) हमारे पास ये आ गया। ये हमने प्रूव किससे की है, इम्पल्स इन्वेरिएंस से प्रूव की है। और यही बेसिकली हमने जो ऊपर बात की है ना कि HEj⍵ यानी डिस्क्रीट वाला इज इक्वल टू h कंटिन्यूस वाला, ठीक है। तो h कंटिन्यूस ये है और ये डिस्क्रीट है, बस से वेरिएबल्स चेंज है। तो इम्पल्स इन्वेरिएंस अप्लाइड टू कंटिन्यूस। अब अगर हमारे पास HC इस फॉर्म में है, तो इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्म हमें, सॉरी फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है A/s-s0 होगा। अब अगर हम इसको t से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ पर t आएगा, ठीक है। इसको हम t से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है कांस्टेंट ही रहता है, और ये चीज़ वापस डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये क्या होगा, ये AT होगा, और ये e की पावर s, सॉरी इसका z ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, e की पावर S0 और u की पावर, और हाँ जब z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो क्या होता है, AT एज इट इज़ आ जाएगा समेशन, और e की पावर S0 z की पावर -1, ये पूरा n है, तो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा h(z). फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ जाएगी हमारे पास h(e)j⍵AT, इस z इन्वर्स की जगह e-j⍵ आ जाता है आपके पास। तो अब वो बेसिकली जो कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि जो HC(t) है वो तो एग्जैक्टली तो नहीं बन रहा आपके पास, ये क्या था S-s0, ये तो कुछ e(s0) बन रहा है कि, तो ये तो होल्ड ही नहीं कर रहा। तो बेसिकली जो हम बात करना चाह रहे हैं कि भाई ये बैंड लिमिटेड नहीं है, वो जो टाइम इन्वेरिएंस और इम्पल्स इन्वेरिएंस है ना, वो बैंड लिमिटेड के लिए होगी, ये एक बैंड लिमिटेड है, इसका बैंड इतना है, A/e(s-s0) है
ये इसका बैंड लिमिटेड नहीं है, ये कोई इस तरह का फंक्शन बनता है प्रॉपर। अब मुझे एग्जैक्टली इसकी शेप नहीं याद, बट इट्स नॉट बैंड लिमिटेड। तो इसके लिए बैंड लिमिटेड होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें एक छोटी सी ये बात थी कि अब अगर इस तरह का फंक्शन आए ना, तो हायर ऑर्डर सिस्टम whose impulse responses are sum of complex exponentials may in fact have frequency response that fall off rapidly at high frequency so that the aliasing is minimal। कि इसके लिए ऑल्दो वो इम्पल्स इनवेरियंस का कॉन्सेप्ट नहीं होल्ड कर रहा, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल टाइप है ना, तो हो सकता है वो, लेट से अगर यहाँ से आ रहा है ना, तो वो ये वाली चीज़, ये वाली फ़ौरन कट ऑफ कर दे, और वो जो इसके अंदर जो भी वेव है ना, जो भी इसके अंदर वेव है उसको पास करने दे और हाइयर फ्रीक्वेंसीज को कट ऑफ कर दे। अगर उसका क्या है, हाइयर ऑर्डर सिस्टम हुज इम्पल्स रिस्पॉन्सेज आर सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स मे इनफैक्ट अ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दैट फॉल ऑफ रैपिडली। अभी तो प्रॉपर यूँ हो रहा है ना। अच्छा, कंटिन्यूस टाइम प्रोसेसिंग ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। कंटिन्यूस टाइम प्रोसेसिंग, पहले क्या किया है हमने, कंटिन्यूस सिग्नल था, डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग की थी, कंटिन्यूस निकाला था। अब क्या है, कंटिन्यूस टाइम प्रोसेसिंग है और डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं। तो एक्स सी ऑफ टी, एक्स एन, एच एन, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, कोई नई चीज़ नहीं है। ये साइन क्या है बेसिकली, सिंक फंक्शन है, एच ऑफ एन है बेसिकली। एक्स सी एक्स एन मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एन है, ठीक है। वाई सी क्या है, वाई ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय एच ऑफ एन, राइट। एक्स सी अगर वो है तो वाई कुछ भी रिप्लेस कर दो आप, कोई भी वेरिएबल दे दो। नाउ वी नो एक्स एन इज इक्वल टू एक्स सी एन टी, वाई एन इज इक्वल टू वाई सी एन टी, कंटिन्यूस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसका कंटिन्यूस में प्रोसेसिंग करनी है, तो फिर अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, तो क्या होगा, एक्स सी जे ओमेगा, ठीक है, टी एक्स ई जे ओमेगा टी, और पाई बाय टी से छोटे पे। पाई बाय टी से छोटे पे क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, एक इस तरह का बैंड बन जाएगी ना। तो इस तरह का जब बैंड बन जाएगी तो ये बड़ों को निकाल देगी और सिर्फ ये वाली चीज़ रह जाएगी। तो ये टी से मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये टी से मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, ये वही वाली चीज़ है कि जब हम इन चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास एक टी का गेन आ जाएगा। मज़ीद ये कि जो हमारा ये बेसिकली टी ही होता है ना गेन, तो ये इसलिए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो एच ऑफ टी है मेरे, सॉरी वो, हाँ बिल्कुल यही बात है, जो एच ऑफ टी है यानी इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या है, टी टाइम्स पाई बाय टी का रेक्ट फंक्शन, राइट। तो ये इसलिए टी मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाय टी निकल रहा है। अगर वाई ऑफ सी करना है मैंने, ठीक है, वाई ऑफ सी क्या होगा, एल टी आई सिस्टम टाइप, एच सी मल्टीप्लाई बाय एक्स सी की अगेन वैल्यू डाल दो। अच्छा नहीं, अभी नहीं डालनी। तो वाई ऑफ ई जे ओमेगा क्या होगा मेरे पास, सिंपली ओमेगा बाई टी हो जाएगा। हमने इसको क्यों इसमें कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने एंड पर डिस्क्रीट निकालना है ना, प्रोसेसिंग कंटिन्यूस में करनी है, तो हम इस फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये ओमेगा बाई टी है, वाई ऑफ सी जे ये था, तो इसकी जगह बस ओमेगा बाई टी लिख दिया। हमें पता है कि जो चीज़ अंदर हो रही होती है, ज़ाहिर है वो अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो बाहर भी वन बाई टी इसके साथ होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप ओमेगा बाई टी लिखो तो ये टी इधर जाके मल्टीप्लाई होकर इस टी के साथ कट जाएगा, तो ओमेगा सिंपली पाई से वो रह जाएगा, ठीक है। तो एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू एच सी ऑफ जे ओमेगा बाई टी, ये वही इम्पल्स इनवेरियंस वाली चीज़ है, और ये हमने चीज़ प्रूव कर ली है। प्रूव मतलब कैसे किया, आप इस सिंपली इन इक्वेशंस में पुट करोगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, यू डोंट हैव टू प्रूव इट, ठीक है। इसमें सिंपली बात ये हो रही है कि पहले आप क्या करते थे, आप प्रोसेसिंग करते थे डिस्क्रीट में, आउटपुट निकालते थे कंटिन्यूस में। अब आप कंटिन्यूस में प्रोसेसिंग कर रहे हो, डिस्क्रीट में आउटपुट निकाल रहे हो, तो आपने जो भी चीज़ की हुई है ना, आप बस उसे डिस्क्रीट वाले उसमें एंड पे कन्वर्ट कर देना। अब एक नॉन इंटीजर डिले की बात करते हैं। अभी तक जितने भी हमने डिलेज चेक किए हैं वो हम क्या कह रहे थे, एन टी। तो अब एन क्या है, इंटीजर है। के यूज़ किया, के भी इंटीजर है। फिर हमने क्या किया, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन किया, तो एन क्या है, इंटीजर है। अगर मैंने नॉन इंटीजर डिले करना है तो मैं क्या करूँगा, क्या वो मैं कैसे दे सकता हूँ। तो लेट अस कंसिडर डिस्क्रीट सिस्टम विथ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स दिस, ठीक है। अब
मैं इसको अगर कंटिन्यूस टाइम में प्रोसेस करूँ ना तो मैं नॉन इंटीजर डिले दे सकता हूँ, वरना मैं डिस्क्रीट टाइम में इसको नॉन इंटीजर डिले नहीं दे सकता, जो कि पहले मैं कर रहा था। डिस्क्रीट टाइम चल ही एंड पे रही होती है, जो कि एक इंटीजर है, तो उसको मैं नॉन इंटीजर डिले कैसे दूंगा। तो अब ये एक सिंपल सिस्टम है जिसको मैंने डिस्क्रीट टाइम इनपुट दी। अब मैं करना क्या चाहता हूँ, इसकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन एज अ डिले है ना, वो ये है कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस डेल्टा, वेयर डेल्टा इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इसका डिस्क्रीट टाइम में कोई फॉर्मल मीनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस को सिर्फ इंटीजर से कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम डोमेन में हम इसको कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, एच सी अगर मैं इसका वो ले लूँ कंटिन्यूस में देखूँ, तो एच सी जे ओमेगा होगा एंड एच ई जे ओमेगा टी होगा। ठीक है, एच जी सिंपली ये ई की बात जे माइनस जे ओमेगा डेल्टा है ना, ओमेगा की जगह अगर मैं सिग्मा पुट करूँ, सॉरी यार कैपिटल ओमेगा पुट करूँ, तो वो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू कैपिटल ओमेगा टी, कैपिटल ओमेगा टी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये चीज़ बन गई है। अब अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो ये क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा इज़ नॉन इंटीजर, 0.1 0.2 0.3, दैट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो अब वाई सी ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स सी टी माइनस डेल्टा टी, ये चीज़ मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब ये अगेन मैंने कैसे की है, ये अगर आप सिंपली इसको लिखो, वाई सी इज इक्वल्स टू एक्स सी कॉन्वोल्यूशन ऑफ ई की पावर माइनस जे बाय डेल्टा टी। तो हमने क्या पढ़ा था कि उसकी जो, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो उसे, क्योंकि ये एच है ना, ये चीज़ आपकी एच है, तो अगर आप उसको शिफ्ट कर रहे हो तो वो उसका पैरामीटर बन जाती है। अगर ये एच सी ई की पावर जे ओमेगा था, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स सी ई की पावर जे ओमेगा माइनस, सॉरी ये है ना, ये वाला दूसरा ओमेगा है, ओमेगा डेल्टा टी, सॉरी हाँ ठीक कह रहा हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा। और जब आप इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो सिंपल ये टी माइनस डेल्टा टी एक्स सी बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेरिवेशन प्रूव करना इज़ नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज़ टू गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चूँकि ये एक शिफ्ट है डेल्टा टी से, अगर आप इसमें देखो तो ओमेगा नॉट आपका काइंड ऑफ यही बन रहा है ना, डेल्टा टी का चूँकि शिफ्ट है तो, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स सी के साथ, तो एक्स सी में भी वो शिफ्ट आ जाएगा इन टाइम डोमेन। और अब हम इसको लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डेल्टा इज़ 1/2 वाई ऑफ एन, ठीक है, तो वाई ऑफ एन की जो वैल्यूज़ होंगी, अगर नॉर्मली एक्स सी ये है और एक्स ऑफ एन ये है, ठीक है, तो वाई ऑफ सी का हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कंटिन्यूस टाइम है ना, कंटिन्यूस टाइम में तो हर इंस्टेंट की वैल्यू है, डिस्क्रीट टाइम में तो सिर्फ इस इंटीजर की है, इस इंटीजर की है, इस इंटीजर की है। तो कंटिन्यूस में तो इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, तो हमने सिंपली वो कर दी है कि हम इसमें डिले दे सकते हैं टी माइनस डेल्टा टी का। ठीक है, वे डेल्टा इज एन नॉट एन इंटीजर, वाई ऑफ सी टी इज इक्वल टू एक्स सी टी माइनस टी बाई टी। अब ये क्या था, टी माइनस डेल्टा टी था, तो डेल्टा हमने बोला 1/2 है, तो टी/2 हो गया। ठीक है, तो अब अगर ये था टी माइनस टी नॉट या टी माइनस कैपिटल टी, तो जो इसका सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, t/2। और ये हम सिर्फ कंटिन्यूस में कर सकते हैं। इसकी वैल्यू डिस्क्रीट में है टी की, और ये टी नॉट की भी लेट से है, t-t0 है। अगर इसकी भी वैल्यू है डिस्क्रीट में, इसकी भी वैल्यू है डिस्क्रीट में, क्यों, क्योंकि ये एन टी से मिलके बना है ना डिस्क्रीट। हमने यही किया है ना सैम्पलिंग, ऐसे ही किया करते हैं ना कि एक्स सी एन टी बनाते हैं। ठीक है, तो लेकिन इस वाले पॉइंट की तो नहीं है, इस वाले पॉइंट की कंटिन्यूस टाइम में है। ठीक है, सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा इसकी कोई और लॉजिक नहीं है। और अच्छा, वाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू वाई सी एन टी, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स सी, ये सारी वही बातें हैं। टाइम टाइम शिफ्ट आ गए। अब अगर हम इस टाइम शिफ्ट को लिखना चाहते हैं, ये चूँकि कंटिन्यूस में है, डिस्क्रीट में अगर लिखना चाहते हैं तो एक्स ऑफ के, और ये वही जैसे एक्स सी रेक्ट फंक्शन है ना,
तो इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसके अंदर यही टी की जगह हम टी माइनस सॉरी हाँ उस वो भी इस डेल्टा टी से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मली टी है ना, ये एन कैपिटल टी इज इक्वल टू टी। ठीक है, वो भी इससे शिफ्ट हो जाएगा। अब इस टी की जगह आप एन कैपिटल टी ही लिखो। ठीक है, एन कैपिटल टी माइनस डेल्टा टी माइनस के टी। अब इन सारों से टी बाहर आ सकता है, जब इन सारों से टी बाहर आ जाएगा वो इस टी के साथ कट जाएगा। सिमिलरली इस सारे से भी टी बाहर आएगा, वो इस टी के साथ कट जाएगा, और ये सिंपली इक्वेशन ये मेरे पास बच जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि ये जो है ना ये कॉन्वोल्यूशन है इन दोनों चीज़ों की, क्योंकि रिमान सम आ रहा है और वही शिफ्ट हुआ हुआ है अंदर ना एन माइनस के। अब इसको आप इस तरह लिखना है या आपने टी माइनस टी नॉट लिखना है, एक ही बात है ना। तो दिस इज इट where delta is obviously not an integer, has an infinite extent. However, when delta is equal to n naught is an integer, it is easily shown that n minus n naught, which is the impulse response of the ideal teenager response, ideal integer response. ठीक है, आइडियल इंटीजर डिले सिस्टम क्या है कि आपने 10 से उसको डिले किया, 20 से उसको डिले किया, 30 से उसको डिले किया। नॉन आइडियल क्या है कि आपने उसको नॉन इंटीजर से किया। अब ये एक मूविंग एवरेज सिस्टम है विद नॉन इंटीजर डिले। ठीक है, ये इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें जब गिवन है, अब ये हो क्या रहा है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आ रहा है और ये उसका एच ई जे ओमेगा है, उससे डब्ल्यू एन बन रहा है। डब्ल्यू एन को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वाई ऑफ एन बनेगा। ठीक है, तो और ये चीज़ बेसिकली क्या है, ई की पावर जे माइनस जे ओमेगा एम बाई टी है ना। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी ये आ रहा है कि डब्ल्यू इज़ इक्वल्स टू ई की पावर जे ओमेगा एम। ठीक है, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर माइनस जे ओमेगा एम बाई टू से। तो आपने क्या किया है बेसिकली, सिर्फ एम बाई टू से इसको शिफ्ट किया है, ई की पावर जे ओमेगा सॉरी, आपने डब्ल्यू एन को ही रखा है लेकिन आपने उसे सिर्फ ओमेगा माइनस एम बाई टू से शिफ्ट किया है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और वही चीज़ है यहाँ पर भी आ गई है कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा सॉरी डब्ल्यू एन माइनस एम बाई टू। वाई ऑफ एन चूँकि एक डिस्क्रीट आउटपुट है, तो आपने अगर ये बन रही थी आपकी एक्स ऑफ एन, ठीक है, तो जो वाई सॉरी ये अगर आपकी बन रही है फिगर 4.9 शोज डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंस एक्स ऑफ एन कॉस 0.25 पाई एन। ठीक है, ये आ गया 0 cos 0.25 पाई एन। जो आपका डब्ल्यू और ये जो आउटपुट है ये आपकी ये बन रही है, और ये आउटपुट के अंदर एक डिले है, ये इसकी पीक है ना, और ये इसकी पीक है और ये इसकी पीक है। ठीक है, तो इतना डिले है ना, इसकी पीक इतनी बाद में आ रही है, तो ये वो बेसिकली एम बाई टू की का डिले है। ठीक है, मूविंग पॉइंट एवरेजर के बाद ये एम बाई टू का वो डिले है। तो सिंपली इसमें ये बात आपको दिखाई गई है। अब वाई बाई एन है, इसने एच ई जे ओमेगा आपको दिया हुआ है, और एच ई जे ओमेगा के बाद हो क्या रहा है कि वो ई की पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सिंपली, और तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब अगर उसने आपको m की वैल्यू दे दी है और ओमेगा की भी दे दी है, क्योंकि उसने आपको बताया है कि जो x ऑफ n है वो cos कुछ है ना, cos 0.25 पाई है। तो जब आपको 0.25 पाई पता चल गया तो आप h की भी वैल्यू निकाल सकते हो, e की भी निकाल सकते हो, और सिंपली इन दोनों को वो कर दोगे और आपको आपके पास y ऑफ n आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसे निकालना है, और ये आएगा विथ n माइनस 2.5। जिस तरह ये e की पावर्स हैं इनको आप वो कर सकते हो, कॉमन करके लिखोगे तो ये आपके पास n माइनस 2.5 आ जाएगा। सॉरी, करेक्शन, ये चीज़ मैंने आपको गलत बताई है। अगर आप इस डायग्राम में देखो ना, तो इसने इस पूरे को एच ई की पावर जे ओमेगा बोला है। ठीक है, तो जो ओमेगा की वैल्यू 0.25 पाए रख के आप इस पूरे को आपस में मल्टीप्लाई करो, ओमेगा की वैल्यू 0.25 पाए रखो, और एम की भी आपको पता होगा, अगर 6 एवरेज मूवर है तो एम 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ कंप्यूट हो जाएंगी। ठीक है,
उसके बाद उसने आपको क्या बताया हुआ है कि जो x है आपका वो cos 0.25 पाई है, ठीक है। तो y अगर मैंने निकालना है वो क्या होगा, x टाइम्स h, राइट। और x उसने मुझे क्या बताया कि cos 0.25 पाई है। cos को मैं e की पावर -0.25 प्लस ई की पावर, सॉरी, ई की पावर प्लस 0.25, ई की पावर -0.25 डिवाइडेड बाई 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज़ को जब आपने ओमेगा इज इक्वल टू 0.25 डाला, ठीक है। तो इसने नीचे बेसिकली सिर्फ यही किया हुआ है, उसने एक दफ़ा मतलब उसको कॉस से ही मल्टीप्लाई किया है। तो जो ई की पावर दिस माइनस ई की पावर दिस ओवर 2 है, उसने उसको एक दफ़ा ये वाली टर्म लिख दी है, एक दफ़ा ये वाली टर्म लिख दी है, और एच को मल्टीप्लाई करके उसका ये सारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो एंड पे बस हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये उसने 6 पॉइंट मूविंग एवरेजर के लिए निकाला है, तो उसके लिए हम 5 होता है, ठीक है। दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अब आप कह रहे हैं कि चेंजिंग द सैम्पलिंग रेट यूजिंग डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग। हमें पता है कि एक्स एन एक्स सी एन टी होता है, ठीक है। तो अगर हमने सैम्पलिंग रेट अपना चेंज करना है, यानी कि हमने एक सिंपल है, एक वो है, एक ये करके ये करके ये करके एक हमने सैम्पल किया हुआ है। अब हमने सैम्पलिंग रेट को चेंज करना है, हमने जो एन टी था उसको चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये उसके लिए उसने एक बनाया कि लेट सपोज एक एक्स प्राइम एन है जिसका टी प्राइम चेंज है। उसमें सिंपली क्या होगा कि आप लेट से उसको एन एम से डोनेट कर रहे हो। अब एम डाउन सैंपल भी हो सकता है, अप सैंपल भी हो सकता है। अब अगर डाउन सैंपल है तो उसके केस में क्या होगा, ये सारी वही इक्वेशन हमने पढ़ी हुई हैं। तो एक्स डी यानी कि एक्स डाउन सैंपल्ड के लिए ये 1/t जो था अब ये टी प्राइम हो जाएगा। एंड लेट से इस टी प्राइम की वैल्यू है एन, हाँ, टी प्राइम इज इक्वल टू एम ऑफ टी। यानी बेसिकली ये था ना, पहले क्या होता था हमारे पास एक्स सी एन टी, अब हमारे पास एन एम टी है। तो ये जो एम टी है इसको इसने टी प्राइम कह दिया है। तो यही सेम टू सेम फार्मूला लगेगा, जिधर टी था बस उधर टी प्राइम आ जाएगा एज इट इज़। इसमें कोई लॉजिक कोई कुछ भी नहीं है। और जब हम अगर हम ये स्टेप, अब ज़रूरी नहीं है करो, बट अगर कर रहे हो तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप आर को इज इक्वल टू आई प्लस के एम की फॉर्म में लिखो। अगेन अब ये चीज़ आपको सिर्फ हेल्प करती है उस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेने में, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको करना ही करना है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि जो समेशन इंडेक्स आर है ना, दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस आई प्लस के एम। अगर मैं इसको आई करता हूँ तो फिर 2 पाई आई एम टी हो जाएगा, और के एम करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई के एम ओवर एम टी। एम एम से कट जाएगा तो 2 पाई के ओवर टी बच जाएगा ये, ठीक है। अब ये चीज़ अगर हम करते हैं तो इसमें से हम इन दोनों में से हम एम टी कॉमन ले सकते हैं, इसमें 2 पाई के टी कर सकते हैं। तो जो 2 पाई के टी होता है वो हमारे पास जिस तरह पिछले वाले की फॉर्म बनी हुई थी ना के की फॉर्म में, ये हमारे पास सिंपली वो बन गया। और इसने एक छोटी सी बात ये की है कि 2 पाई आर है ना, अब आर में जो के है वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, आर भी इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। जो आई है ना वो 0 से m-1 तक है, ठीक है। तो जितना आप डाउन सैम्पल कर रहे हो ना उससे 0 से m-1 तक है, ठीक है। तो जब आपने इसको 2 पाई आई कर दिया ओवर एम टी, 2 पाई के ओवर टी, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। और जब आपने इसको 0 से m-1 तक की है तो आपका ना m मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप 0 to n-1 करो ना तो आपका n आ जाता है, फिर आगे वो चीज़ आती है जो भी होता है वो n टाइम्स वो चीज़ होती है बेसिकली। तो ये m टाइम्स वो चीज़ हो रही है, तो ये m, वो वाला m इस m से कट गया, पीछे सिर्फ t रह गया जो t इधर अंदर से निकलेगा, आई थिंक, सॉरी ये t, ठीक है। तो thus we can express x downsampled as this, और जो x ऑफ e है वो हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आगे है, वो ये है कि आपके पास ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल था, आपने उसकी सैम्पलिंग की, आपने ये उसके सैम्पल्स बनाए, ठीक है। एक्स एस इज इक्वल्स टू एक्स जे ई की बार जे सिग्मा ओमेगा टी। अब जब आपने उसके ये सैम्पल्स बनाए ना, और हमने पढ़ी हुई है चीज़ कि जब एक चीज़ है उसका एक्स ही ये है
तो जब आप उसको सैम्पलिंग करके फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो तो वो 1/t से डाउन स्केल हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हमने बिल्कुल पढ़ी हुई है। तो ये उसी तरह 1/t से डाउन स्केल हुई हुई है। ये उसने अब ओमेगा की फॉर्म में लिखने की कोशिश की है सिंपली, जिस तरह हमने क्या किया था, नॉर्मलाइज हो जाती है ना। अगर ये 2π/t है, ठीक है, तो ये पूरी चीज़ को डिवाइडेड बाय टी करो, ये टी ऊपर चला जाएगा तो ये टी से कट जाएगा, तो ये सिंपली 2π बच जाएगा, ये पाई बच जाएगा, और इस तरह। और अब अगर हम डाउन सैंपल की बात करें तो जो सिंपली ये चीज़ है ना, जब हम डाउन सैंपल करते हैं हम इस वाली चीज़ को डिवाइडेड, टी था ना, तो हमने टी प्राइम अब हमारे पास आ गया, तो टी प्राइम क्या है बेसिकली एम टी, यानी ये जो एक्सेस है ना इसको हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक्सपैंड कर दिया है। तो जो चीज़ पहले π/2 पे थी वो अब पाई पे होगी, ठीक है। ये भी π/2 पे था तो अब ये पाई पे होगा, ये π/2 पे था तो अब ये पाई पे होगा, मतलब ये इसके हिसाब से π/2 पे था, ठीक है। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट, क्योंकि m इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। और अगर हम इसको एक्स डी ई जे सिग्मा टी की फॉर्म में दिखना चाहें तो ये वही 2π/t वाली चीज़ें वापस आ जाएंगी, दैट इज़ इट। एक ही चीज़ को सिर्फ डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर m3 है, अच्छा वहाँ पर m2 था तो बिल्कुल क्रिटिकल हो रहा था, क्यों? क्योंकि जो बेसिकली ये था ना, ये मेरे पास π/2 था और ये हम ले रहे थे 2π पे सैम्पलिंग, ठीक है। तो जब सैम्पलिंग हम 2π पे ले रहे हैं तो 2π इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स π/2 विच इज़ पाई, 2π इज़ ग्रेटर देन पाई ना, तो इस वजह से वो मसला नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब हम करेंगे, तो ओमेगा एन π/2 ही है, ठीक है, लेकिन π/2 ही है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया है, 2 टाइम्स π/2, आपने क्या किया है कि आपने जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है ना, सॉरी वो तो आपकी ऐसे ही है, 2π ही है, आपने इस पूरी चीज़ को ना 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास पाई बचा था ना, तो 2π बचा था, तो 2π इज स्मॉलर और इक्वल्स टू 2π था ना, तो वो बिल्कुल क्रिटिकल पे आ गया था। लेकिन फिर भी नाइक्विस्ट सेटिस्फाई हो रहा था कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ग्रेटर और इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ दैट। अब आपने जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये 3π हो गया। अब 3π इज़ नॉट स्मॉलर देन 2π, तो अब आपकी वो एलियसिंग हुई जा रही है, ठीक है। तो एलियसिंग से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप एक फ़िल्टर से उसे मल्टीप्लाई करते हो जहाँ तक आपका सिग्नल ठीक होता है, और वो सिग्नल आप कहाँ तक ठीक श्योरली कह सकते हो, आप π/m तक कह सकते हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये है कि जब आप डाउन सैंपल करते हो ना, तो आपका चूँकि आपने टाइम चेंज किया है ना, आपने t की जगह t प्राइम लाए हो ना, एंड t प्राइम इज़ व्हाट, mt। तो जो चीज़ पहले 1/t थी वो अब 1/t प्राइम हो गई है, एंड 1/t प्राइम इज़ व्हाट, 1/mt, ठीक है। ये चीज़ एक तो याद रखनी है। एंड सेकेंडली क्या था कि जब आप उसको एक फ़िल्टर से गुजारोगे तो अब आपने अगर सिग्नल बचाना है अपना, एक मिनट जस्ट, आपने अगर अपना सिग्नल बचाना है तो आप π/m उसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी रखोगे उस फिल्टर की, ठीक है, तो π/3 हो जाएगी। अब π/3 तक उसका कितना हिस्सा आ रहा है, ये और ये हिस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये वेव बन रही है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। और इसको जब हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ये काम हमने किस पे किया है, ये हमने XEJ ओमेगा पे किया है, यानी इस पे नहीं किया, इस पे किया है। यानी इसको हमने जब π/3 पे रिस्ट्रिक्ट किया ना, तो हमारे पास ये एक सैंपल इधर आ गया, एक सैंपल इधर आ गया, एक सैंपल इधर आ गया, ठीक। तो हमारे पास ये चीज़ बन गई, सॉरी ये चीज़ बन गई। अब जब हमने डाउन सैंपल किया ना, तो अब एलियसिंग नहीं आई हमारे पास। ये वेव हमने जब इसको किया इधर, तो इसने यहीं तक आना था ना, लाइक देखो ये इधर तक आ रही है, ठीक है, इसने यहाँ तक आना था, उस वाली ने, ये इस वाली ने स्ट्रेच होकर भी यहाँ तक जाना था, इसने भी स्ट्रेच होकर यहाँ तक जाना था। तो अब जब हमने 3 से किया ना, अब एलियसिंग नहीं हुई है। मतलब अब अगर आपने ये वाला फ़िल्टर से ना गुजारा होता ना, तो आपके पास ये पॉइंट इधर आता, ये पॉइंट इधर आता, ठीक है। अब ये एलियसिंग कैसे है, 2 मिनट के लिए देखो, एट दिस इंस्टेंट
दिस पॉइंट हैज़ टू वैल्यूज़, दिस एज वेल एज दिस, तो ये तो डिस्टॉर्शन नहीं आ गई? अगर एक पिक्चर की फॉर्म में देखो तो पिक्चर को दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेट्स से ये 200 है, ये 300 है, ठीक है, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये एलियसिंग है। लेकिन ये एलियसिंग नहीं है, इस पॉइंट के पास भी एक ही वैल्यू है, इसके पास भी एक ही वैल्यू है, इसके पास भी एक ही वैल्यू है, हर चीज़ के पास। तो आप फिल्टर से गुजार के इसलिए करते हैं, ठीक है, विथ प्री फिल्टरिंग टू अवॉइड एलियसिंग। तो अब अगर हम डाउन सैम्पलिंग को समराइज करें तो इट इज़ एज सिंपल एज कि आप एक एक्स ऑफ एन लोगे, आप उसको एक लो पास फिल्टर से पहले गुजारोगे, गेन उसका 1 ही रखोगे, और जो उसकी कट ऑफ होगी वो पाई बाय एम होगी, ठीक है, और फिर उसको आप एम से डाउन सैम्पल कर दोगे, तो आपके पास जो नया पीरियड है वो एम टी बनेगा, और बाकी आपके पास कोई मसले मसाइल नहीं आएंगे। अब हम एक दफ़ा अप सैम्पलिंग देख लेते हैं। अप सैम्पलिंग के लिए उसने एल से की है, पहले क्या हो रहा था, एम टी हो रहा था, अब क्या हो रहा है, टी बाय एल हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने अप सैम्पलिंग करनी है, सैम्पल्स ज़्यादा करने हैं। अब अगर सैम्पल्स ज़्यादा करने हैं तो आपने टाइम को छोटा करना है, यानी इधर था, दूसरा सैंपल इधर था, तो टाइम को छोटा करना है कि ये सैंपल इधर आए, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। तो ये इक्वेशंस को ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपली क्या हो रहा है कि आप अप सैम्पल एक्स ऑफ एन है, आपने उसको अप सैम्पल किया, आप उसको लो पास फिल्टर से गुजारते हो जिसका गेन एल होता है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पाई बाय एल होती है, ठीक है, तो आपके पास सही सिग्नल आ जाता है। उसकी हमारे पास इसने कोई एग्जांपल दी होगी, ये इसने एग्जांपल दी है शायद, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सिंपली वो इसका वो है, इसका हमने क्या रखा है, पाई बाय एल रखा है ना, तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, पाई एन बाय एल, सिंक बन जाता है ना। अच्छा, ये हमारे पास कंटिन्यूस टाइम फंक्शन है, ठीक है, और जब हम इसको सैम्पलिंग करते हैं इसकी, तो सिंपली हमने सैम्पलिंग ये की होती है। अब इसकी सैम्पलिंग ऑलरेडी क्रिटिकली हुई हुई है, ठीक है, तो अब जब हमने इसको अप सैम्पल कर दिया है, ठीक है, तो अब सैम्पल जब हमने कर दिया है एल इज इक्वल टू 2 से, तो पाई बाय एल आ गया, 2 पाई बाय एल आ गया, 4 पाई बाय एल आ गया, ठीक है। एल की जब हम वैल्यू डालेंगे तो वो 2 डल जाएगी, तो ये पाई बाय 2 पे, जो चीज़ पहले पाई पे थी अब वो पाई बाय 2 पे आ गई है। ये भी पहले 2 पाई पे था, अब ये, हाँ सॉरी, हाँ, तो अब ये 2 पाई बाय 2 यानी पाई पे आ गया, ठीक है, पहला सैम्पल। तो दिस इज़ एज सिंपल एज दैट। अब अगर हम इसको फ़िल्टर से गुजारें, यानी इस वाली चीज़ को फ़िल्टर आउट करें, इसको फ़िल्टर आउट करें और इसको फ़िल्टर आउट करें, तो हमारे पास ये 3 बच जाएंगे, ठीक है, विच अगेन सेटिस्फाई नाइक्विस्ट, मतलब इनके दरमियान का जो सैंपल है ना वो गया हुआ है। तो मतलब अब अगर हम इसको दोबारा डाउन सैंपल करें ना, तो ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है, और कोई एलियसिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में एलियसिंग होनी थी, इसलिए हम उसको फ़िल्टर आउट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी आगे एलियसिंग वगैरह हो सकती है। ये जो एक चीज़ है ना, ये एक इंटरपोलेशन की टेक्निक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन इलस्ट्रेशन ऑफ इंटरपोलेशन। अब जो हम अप सैम्पलिंग कर रहे हैं वो हम बेसिकली ज़्यादा सैम्पल्स ले रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन हमने तो पहले एक फिक्स टेस्ट पे सैम्पल लिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम टी बाय एल पे सैम्पल ले रहे हैं, पहले हमने टी पे लिया हुआ है। अगर पहले हमने 4 पे लिया हुआ था, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 4/2 2 पे ले रहे हैं। मतलब पहले हमने 0 फिर 4 पे लिया फिर 8 पे लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, 0 से 2 पे फिर 4 पे फिर 6 पे। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि हम ओरिजिनल सिग्नल से तो नहीं ले रहे, हम तो ये जो एक्स ऑफ एन डिस्क्रिटाइज किया हुआ है हमने, इससे ले रहे हैं ना। एक्स ऑफ एन के पास तो सिर्फ 0 है, 4 है, 8 है। अगर हम ओरिजिनल सिग्नल से ले रहे होते एक्स कंटिन्यूस से, तो ठीक है, उसके पास तो हर इंस्टेंट की वैल्यू है, 2 की भी है, 6 की भी है, 4 की भी है, तो वो तो हमारे लिए आसान है। तो ये जो हम करते हैं ना, एक्स ऑफ एन से जब हम लेते हैं तो फिर हम ये इंटरपोलेट करते हैं। अब उस इंटरपोलेट के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर हमें सिर्फ ये चीज़ पता है और एल इज इक्वल टू 5 है, मतलब हमने इसकी अप सैम्पलिंग करनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 सैम्पल्स हमने इसके बढ़ाने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन करेंगे। ये हमने इंटरपोलेशन की है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, सिमिलरली दैट। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है। और यहाँ पर जनाब ने क्या किया है कि जनाब ने
ये जो लीनियर इंटरपोलेटर हमने बनाया है ना, लीनियर इंटरपोलेटर 1 माइनस एन बाई एल, ठीक है। अब ये 1 माइनस एन बाई एल एक रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो होगा वो सिंक होगा और उसमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पर ये लिखा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब उसको करेंगे तो वो बनेगा। और एच जो हमारा फ़िल्टर होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगल फंक्शन ही होता है एल गेन के साथ। अच्छा, अब अगर हम चाहते हैं कि हम चेंजिंग करें सैम्पलिंग रेट की नॉन इंटीजर फैक्टर के साथ, तो वो हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं ना कि जब हम डाउन सैम्पलिंग करते हैं तो टाइम के साथ क्या होता है, एम टी हो जाता है वो टी प्राइम। जब अप सैम्पलिंग करते हैं तो टी प्राइम क्या होती है, टी बाई एल हो जाती है। तो अब अगर मैं एक और टी प्राइम लूँ जिसको मैं एम टी बाई एल करूँ, और एम और एल की मैं जो भी वैल्यू दूँ 2 और इसको 3 कह दूँ, तो ये 2/3 से चेंज होगा टाइम, ठीक है। तो नॉन इंटीजर से अगर आपने करना है ना तो वो आपका ऐसे होगा। और अगर आपने जो लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने 2/3 से किया है, तो अब अगर ये न्यूमरेटर बड़ा है तो तो डाउन सैम्पलिंग होगी, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो अप सैम्पलिंग होगी जनरली। इतनी सी बात है। अब इसके लिए हमने जो अप सैम्पलिंग के लिए हम काइंड ऑफ डिवाइस बनाते हैं, हम उसे इंटरपोलेटर कहते हैं। जो डाउन सैम्पलिंग के लिए होते हैं उसे हम डेसीमीटर कहते हैं। ये डिवाइसेस ज़रूरी हैं। हमने पहले क्या पढ़ी, हमने कंटिन्यूस टू डिजिटल डिस्क्रीट कन्वर्टर पढ़ा, हमने डिस्क्रीट टू कंटिन्यूस कन्वर्टर पढ़ा, फिर हमने कंटिन्यूस टू डिस्क्रीट कन्वर्टर लगा के डिस्क्रीट में प्रोसेसिंग की एंड देन डिस्क्रीट से वापस कंटिन्यूस बनाया। फिर हमने डिस्क्रीट से कंटिन्यूस का कन्वर्टर लगा के कंटिन्यूस में प्रोसेसिंग की और फिर कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में वापस कन्वर्ट किया। और अब हम अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग के लिए इंटरपोलेटर और डेसीमीटर देख रहे हैं, जिसमें हम एक्सोफिन देते हैं, डिस्क्रीट में ही लेते हैं, सारा काम डिस्क्रीट में हो रहा है, कंटिन्यूस चला गया। बट हो क्या रहा है, इंटरपोलेटर क्या करता है, उसको अप सैम्पल करता है। अप सैम्पल जब करता है तो जिधर जिधर सैंपल नहीं थे उधर भी सैंपल आ गए हैं। फिर हमने स्लो पास फिल्टर से गुजारना होता है कि अच्छा ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ये वाला दे दो, ताकि आगे जब मैं लो पास फिल्टर में जाके आगे जब मैं डेसीमीटर से निकालूंगा तो मुझे मसले मसाइल ना हो, ठीक है। और ज़ाहिर है जब हम लो पास जब आपने इससे गुजारा है इसको, तो इसका गेन एल हो चुका है ना, मतलब आपने जब उसको अप सैंपल किया है तो टी बाई एल था ना, मतलब जो हमने यही पढ़ा है ना अभी तक कि जो जब आप फ्रीक्वेंसी में करते हो तो जो उसका जो भी वेव होती है वो 1/t हो जाती है ड्यू टू फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब 1/t, तो नया t क्या है आपके पास, t बाई एल, वो l इधर ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम इसका गेन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गेन आया है ये हमने इसको लो पास फिल्टर में गेन को लिख दिया, ठीक है। और इसका कट ऑफ क्या है, सिंपली वही π/l जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। फिर हम इसको अगर हमने डेसीमीटर से गुजारना है तो हम इसका लो पास फिल्टर करते हैं कि अब जो आपका गेन होगा वो 1 हो जाएगा और कट ऑफ आपकी π/m हो जाएगी, और डाउन सैंपल आप m पे करेंगे। अब ये चीज़ हमने अलग अलग सिस्टम पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर डाउन सैम्पलिंग के लिए जो लो पास फिल्टर होता है उसका कट ऑफ π/m होता है, अप सैम्पलिंग के लिए जो लो पास फिल्टर होता है उसका कट ऑफ π/l होता है। इसका अप सैम्पलिंग के बाद लगता है, इसका डाउन सैम्पलिंग के बाद लगता है, ठीक है, क्योंकि डाउन सैम्पल अप सैम्पलिंग में उस तरह एलियसिंग का चांस नहीं होता, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को हम एक फ़िल्टर में लिखना चाहें तो क्या होगा, इन दोनों का गेन क्या है, l मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और अगर हमने कट ऑफ देखना है तो l मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ l। अगर हमने कट ऑफ देखना है तो कट ऑफ बेसिकली क्या है, ऐसी चीज़ है ना जो मुझे एलियसिंग से प्रोटेक्ट कर रही है। तो जिसका भी कट ऑफ छोटा है ना वो हम ले लेंगे टू बी ऑन द सेफ साइड, ताकि बड़ा वाले का हो सकता है कट ऑफ हमें दूसरे के अंदर एलियसिंग करवा रहा हो, ठीक है। तो जिसका भी कट ऑफ छोटा है हम वो ले लेंगे। तो मिनिमम ऑफ π/l फ्रॉम π/m। तो ये हमारे पास एक बन गया है सिस्टम, सिंप्लीफाइड सिस्टम, कि जिसमें आप अप सैम्पल पहले आपके पास टी है सैम्पलिंग पीरियड, आपने अप सैम्पल किया, आपका सैम्पलिंग पीरियड t/l हो गया। इस इधर आपके पास गेन l है और कट ऑफ क्या है आपके पास, इन दोनों में से मिनिमम। यहाँ तक आपके पास सैम्पलिंग t/l ही है, डाउन सैम्पल किया tm/l हो गया और आपके पास ये आ गया। तो अब जब आपके पास एंड पे निकला है ना सैम्पलिंग, वो आपके पास नॉन इंटीजर से अप या डाउन सैम्पल हुई हुई चीज़ निकली है, ठीक है। ये सिंपली उसने एक्स एस जे ओमेगा जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं ये वो है, ठीक है। और आगे उसने क्या बोला है कि एक सी है मेरे पास, उसको जब मैंने सैम्पल किया तो मेरे पास ये बना, उसको फिर मैंने अप सैम्पल किया तो मेरे पास ये चीज़ बनी, जो चीज़ पाए पे थी वो π/l पे आ गई, ठीक है। फिर मैंने उसको एक फ़िल्टर से गुजारा, उस फ़िल्टर का गेन था l,
जो हमने अभी तक पढ़ा है, और हमने चूंकि देखना है कि पाई बाय एल और पाई बाय एम में से जो छोटा है उसका कट ऑफ लेना है। तो पाई बाय एल इज़ पाई बाय 2 एंड पाई बाय एम इज़ पाई बाय 3, तो कौन छोटा हुआ पाई बाय 3, तो उसका हमने कट ऑफ ले लिया और उसके कट ऑफ से फिर हमने इस वेव को मल्टीप्लाई कर दिया। इस वेव का फिर हमारे पास पाई बाय 3 तक एल बाय टी आ गया, ठीक है, एल बाई टी। और यहाँ तक अभी ये क्या है, ये फ़िल्टर से गुजरा है, और फिल्टर के बाद जब हमने डाउन सैम्पलर से गुजारा तो ये एक्सपैंड होके इधर तक आ गया, ये मतलब जितना था जहाँ जहाँ तक उसने जाना था, ठीक है। अगर आपने 3 से किया है तो इसकी अगर आपने कट ऑफ पाई बाय 3 रखी थी तो 3 टाइम्स पाई बाय 3 करोगे तो ये जो ये चीज़ ये यूं बन जाएगी, ये यहाँ पे आगे कट ऑफ हो जाएगी, ये यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगी। अगर हम ये वाली पाई बाय 3 से फ़िल्टरिंग ना करते तो ये इस तरह एलियासिंग हो जाती, और ये सिंपली ऐसे। अच्छा, अब जब आपने डाउन सैंपल किया है तो आपने क्या किया, उसकी टाइम एक्सेस दोबारा चेंज की है और आपने एम से मल्टीप्लाई किया है टाइम को। तो पहले आपके पास एक्सेस क्या थी, एल बाई टी, और जब आपने एम से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, टाइम को, तो अब आपने एल बाई एम टी कर दिया, ठीक है। और ये आपकी उसी तरह चल रही है। दिस इज़ इट एज फार एज द स्कोप ऑफ आवर चैप्टर इज़ कंसर्नड, एंड नाउ थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बाय बाय।